सभी को नमस्कार और आप सबका स्वागत है। हमारी अध्यक्षा श्रीमती पूनम ढिल्लन और हमारी पूरी ईसी कमेटी की तरफ से कुछ कमेटी मेंबर आज नहीं आ पाए। आप सबका स्वागत करते हैं और अब मैं इनसे निवेदन करूंगी कि आपको संबोधित करें। बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें मजबूरन आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ रही है क्योंकि पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे थे अजीब अजीब अफवाहें फैलाई जा रही थी सिंटा के बारे में कि ये सिंटा की जो कमेटी है इलीगल है। सबसे पहले तो मैं आपको ऑथेंटिकेट करना चाहती हूँ कि ये कमेटी बिल्कुल लीगल है। हमारे कुछ सदस्य जैसे राकेश बेदी जी अभी ऑस्ट्रेलिया में हैं, पेंटल जी आज शूटिंग कर रहे हैं, यशपाल शर्मा जी भी आज शूटिंग पे हैं। तो हमारे जो सीनियर दिग्गज कलाकार हैं सब काम पे बिज़ी हैं, पर उनका पूरा ध्यान और पूरी सपोर्ट हमारी टीम के साथ है। और ये आपको कहना चाहूँगी कि जो कुछ बातें हुई हैं बहुत अनफॉर्चुनेट हैं। हमें बहुत अफसोस है कि प्रीवियस कमेटी की जो जनरल सेक्रेटरी थी उन्होंने सिंटा का नाम ख़राब किया, सिंटा को बदनाम किया। सिंटा के बारे में ऐसी गलत अफवाहें, ऐसी गलत बातें आज तक हमारी हिस्ट्री में नहीं छपी हैं। तो बहुत हमें दुख हुआ। तो हमें पहले तो हम लोग चुप रहे, फिर हमें लगा नहीं, हमें कुछ चीज़ें क्लियर करनी चाहिए क्योंकि जब तक सही वर्जन आप तक नहीं पहुंचेगा तब तक लोग समझेंगे कि वो सच बोल रहे हैं। तो शुरुआत हम उससे करते हैं कि ये सडनली उनका ये निर्णय क्यों हो गया कि इस कमेटी को गिरा दिया जाए या री इलेक्शन अनाउंस की जाए। आपको थोड़ी सी छोटी सी बैकग्राउंड बताते हैं कि सिंटा और कॉट का एक पुराना रिश्ता है। 1958 में सिंटा बनी थी और 1991 में CAWT बना था। CAWT एक ट्रस्ट है। हाँ वही, आई जस्ट द डिटेल। तो ये जो ट्रस्ट बनाया था, सिंटा के हमारे सीनियर एक्टर्स, उनमें से दिलीप साहब थे, सुनील दत्त थे, अमरीश पुरी जी थे, अमजद खान थे, आशा पारेख जी थी, चंद्रशेखर जी थे। ये सब लोगों ने मिलके जब हमारा ट्रस्ट बनाया ये सोच के कि ये ट्रस्ट हमारे एक्टर्स की मदद करेगा, फाइनेंशियल मदद करेगा, मेडिकल मदद करेगा। वो गुजर जाएंगे अगर किसी एक्टर तो उनकी फैमिली को ज़रूरत पड़ेगी, उसकी मदद करेगा। तो ये चल रहा था बहुत सालों से अच्छे से। फिर हुआ कि एक बिल्डिंग बनाने की सोची और जिसको आज हम सिंटा टावर कहते हैं। उसके लिए मिथुन दा हमारे बहुत सीनियर एक्टर हैं, उन्होंने मदद की, जॉनी लिवर जी ने मदद की। पर जब उनको पैसे कम पड़े तो उन्होंने सिंटा, जो उनकी मदर कंसर्न सोटू से है क्योंकि उन्होंने ही सिंटा नहीं बनाया है CAWT को, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारे पास फंड्स कम पड़ रहे हैं, आप प्लीज़ हमें मदद करिए। तो सिंटा ने फाइनेंशियली एक बहुत बड़ी रकम, उस टाइम के 6 करोड़ रुपए बहुत बड़ी अमाउंट थी। तब मैं बोल रही हूँ 2016 के वक्त, तब जब ये पैसे दिए गए तो आप सोचिए आज उसकी क्या कीमत है। इंटरेस्ट फ्री दिया गया और वो पैसे सिर्फ ट्रस्ट पे लिए गए और सिंटा के AGM में लोगों से, मेंबर्स से पास करके कि हम दे सकते हैं। मेंबर्स ने बोला हाँ, क्योंकि हमारी ही तो कंसर्न है, हमारे लिए ही काम करने वाली है CAWT। उन्होंने रजामंदी दी, पर उसके लिए कोई लिखत पढ़त नहीं थी। बार बार कहा गया कि जो पैसे दिए हैं, हम किसी से पैसे बोरो करते हैं, हम कुछ लिखत पढ़त करते हैं ना इन रिटर्न, तो एक MOU बना लेते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि कभी कोई उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि सिंटा की जो कमेटी है हर 3 साल इलेक्शन होती है, तो नए मेंबर्स को एक गाइडलाइन मिलती रहे कि कैसे एक दूसरे का लिहाज भी करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी है। तो ये MOU आप सोचिए कि 10 सालों से बन नहीं पा रहा था। हर कमेटी आती थी, कोशिश करती थी, कोई ना कोई वजह से टाल मटोल करते करते वो निकल जाती थी बात, डेडलाइन। तो हमारी लास्ट AGM में डिसीजन ली गई थी कि इस बार MOU 1 मई को हमारी AGM हुई थी कि आपको कितना टाइम चाहिए है, तो बोले हाँ करेंगे जल्दी करेंगे। तो 15 अगस्त का उनको टाइम दिया गया था
कि 15 अगस्त से पहले ये MOU साइन होना चाहिए, जिसमें ये कमिटमेंट्स हैं कि आप मेंबर्स की हेल्प करेंगे, हर तरह की हेल्प करेंगे हमारे सिंटा के जो नीडी मेंबर्स हैं उनकी। और कुछ और उसमें काफ़ी डिटेल्स हैं कि आप हमें एक ऑफिस स्पेस देंगे जो सिंटा टावर में हमेशा के लिए इस्तेमाल करेंगे विदाउट रेंट। क्योंकि आप सोचिए कि इतना इंटरेस्ट जो सिंटा ने खोया है, क्योंकि अपनी FDs तोड़ के सिंटा ने ये पैसे दिए हैं, ये नहीं कि सिंटा के पास ऐसे पड़े हुए थे पैसे, इन्वेस्टमेंट्स तोड़ के दी गई थी। और ये सब होने के बाद फिर भी टाल मटोल चल रही थी। तो 3 तारीख को मैंने हमारा एक EC का ग्रुप है, उसमें एक मैसेज डाला कि हमें इमरजेंसी मीटिंग करनी है, क्योंकि जो हमने ड्राफ्ट बनाया है MOU का, सब मेंबर्स एक बार पास कर लें। हम लोग ये जो बोलते हैं कि मनमर्जी चढ़ती थी, नहीं, हमने कहा जब तक एक मेंबर MOU को देख के अप्रूव नहीं करता है तब तक हम MOU साइन नहीं कर सकते हैं। हमने वो मीटिंग बुलाई कि आप 4 तारीख को इमरजेंसी मीटिंग रखते हैं, MOU डिसाइड किया जाएगा। और एक और वजह थी, हमें एक इमरजेंसी जनरल बॉडी मीटिंग करनी थी, EGM जिसे हम कहते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग। और वो इसीलिए ज़रूरी थी कि हमारे AGM के कुछ एक जो छोटे पॉइंट्स रह गए थे, क्योंकि हमें कहा गया था कि जब तक EGM या AGM रेटिफाई नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन आपकी वैलिड नहीं होगी। तो हमने बोला ये 2 काम करने हैं, 15 अगस्त तक वेट कर लेते हैं, एक बार वो हमें MOU दे देंगे, हम मेंबर्स का शेयर करेंगे, EGM करेंगे, सब चीज़ फर्स्ट क्लास हो जाएगी। 4 और 3 तारीख को मेरे इस मैसेज पे उपासना जी ने लिखा कि नहीं, आई एम वेरी बिजी ऑन द 4th, आई कैन नॉट डू दिस EC मीटिंग। तो मैंने उनको बोला, उपासना जी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप फिज़िकली नहीं आ सकते तो जूम पे आप ज्वाइन करिए ये मीटिंग, क्योंकि टाइम बहुत कम है, हमें ये बहुत ज़रूरी है MOU, क्योंकि हम उनको लेट भेजेंगे तो वो बोलेंगे आपकी वजह से डिले हुआ, इसीलिए हमने नहीं साइन किया। उन्होंने फिर भी मना कर दिया और 4 तारीख को उन्होंने 5 की एक मीटिंग बुलाई, और जिसमें उन्होंने दोनों MOU का पॉइंट और EGM का रखा ही नहीं, जो इट्सेल्फ बहुत गैर कानूनी इसीलिए था क्योंकि जब एजेंडा बनाया जाता है, जनरल सेक्रेटरी को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ये हक देती है कि आप एजेंडा बनाएंगे विद कंसल्टेशन, इन कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट। आप अकेले बना नहीं सकती हैं एजेंडा और लोगों को पेश कर सकती हैं। तो मैंने इमीडिएटली उसके रिस्पॉन्स में लिखा, उपासना यू हैव मिस द मेन थिंग्स, जिसमें हम लोग EGM इमरजेंसी EC मीटिंग करना चाह रहे हैं। बोले नहीं, अभी आपने लेट बोला है। मैंने तो 3 तारीख को लिख दिए थे कि हमें पॉइंट्स चाहिए। बोली नहीं, ये पॉइंट्स उनके कुछ अलग ही, बिल्कुल ही अलग पॉइंट थे, EC की वर्किंग के ऊपर हमको डिस्कस करना है। उन्होंने कहा EC की वर्किंग किधर से आ गई बीच में, हम MOU की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने हिसाब से हमें किसी से ऑथेंटिकेट किए बगैर, परमिशन लिए बगैर फ्रॉम द प्रेसिडेंट एक मीटिंग अनाउंस की। एंड हम थोड़े हैरान हो गए उस मीटिंग में, जो मेंबर्स मतलब सालों में 1 या 2 बार आते हैं कभी मीटिंग में, वो सारी की पूरी उनकी वो टीम उस दिन उपस्थित थी जूम पे। फिजिकल कम थे, आई थिंक कुछ थे फिजिकल, पर बाकी सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमने कहा ऐसी कभी भी टीम आई नहीं है जो इमरजेंसी मीटिंग के लिए। खैर, टू कट इट शॉर्ट, उन्होंने उसमें ये डाला कि हमें री इलेक्शन करानी चाहिए। फर्स्टली कॉन्स्टिट्यूशन में री इलेक्शन नाम की कोई प्रोविज़न है ही नहीं हमारी। राशिद जी, एम आई करेक्ट? देयर इज़ नो री इलेक्शन का प्रोविज़न। री इलेक्शन कब होती है? जब एक तो कुछ बहुत गफला पड़ा हो कि इलेक्शन ठीक से हुई नहीं, कुछ फिक्सिंग हो गई हो, तो द काउंसिल इटसेल्फ विल से कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। बट हमारी तो 1 मई 2024 में इलेक्शन हुई थी, तो उसका री इलेक्शन का सवाल ही नहीं होता था। एंड 1 मई 2027 में हमारी इलेक्शन ड्यू थी। तो हमने उनको बोला, उन्होंने सब ने, हम नहीं, हमको ये कमेटी पे वो नहीं है, बहुत झगड़े होते हैं यहाँ पे, तो री इलेक्शन होनी चाहिए, तो जो जो इसके हक में है हैंड्स अप कर। तो सब ने हैंड्स अप किया। तो हमने कहा 1 मिनट, आप वजह तो पूछिए क्यों ये लोग री इलेक्शन कराना चाह रहे हैं। नहीं, सबका कहना था कि बहुत इधर आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, झगड़े होते हैं। अरे पर एग्जीक्यूटिव कमेटी जब डिस्कस करती है, कोई आपस में एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट सब होता है।
आप हमारा इंडिया का पार्लियामेंट देखिए, जब हमें कोई डिसीजंस लेनी होती है, डिस्कशन तो होनी होती है। दैट इज़ द आइडिया ऑफ हैविंग ए एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग, कि सबके पॉइंट ऑफ व्यू सुने जाएं और फिर डिसीजन वोटिंग करके की जाए। हम हमेशा ये प्रोसेस फॉलो करते आए हैं। तो उस दिन क्योंकि उनका पलड़ा भारी था, उन्होंने ये वोट करवा लिया कि हमें री इलेक्शन करानी है। तो हमारे ऑफिस ने बोला तो इसका मतलब ये कमेटी गिर गई है। बोले नो। तो फिर बोला फिर आप लोग रिज़ाइन कर रहे हैं? बोले नो। फिर री इलेक्शन कैसे होगी? अगर आप लोग रिज़ाइन भी नहीं कर रहे हैं, ये कमेटी भी नहीं गिर रही है, तो री इलेक्शन आप कैसे? बस सिर्फ ये नोट किया जाए कि री इलेक्शन होने वाली है। और फिर सडनली वो बोलती हैं कि FWICE हमारी इलेक्शन कंडक्ट करेंगी। हम लोग शॉक में चले गए। FWICE कंडक्ट करेगी? क्यों भाई? हमारी उनके साथ कुछ इस तरह का कनेक्शन है नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनके पास खुद को पावर नहीं है सिंटा के पर्सनल इंटरनल मामले में इंटरफियर करने का। उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि दे कैनॉट इंटरफियर इन इंटरनल मैटर्स ऑफ एनी ऑफ द एसोसिएशंस। सिंटा को छोड़ के उनके पास बहुत सारी एसोसिएशंस हैं। बट बार बार उपासना जी ने बोला नहीं नहीं, वो हमारी मदर बॉडी हैं, वो हमारी इलेक्शंस करेंगी। क्यों भाई? हमारे अपनी सिंटा के लोग इलेक्शन नहीं करवा सकते? सालों साल करा रहे हैं, इस बार आपको फाइस क्यों चाहिए है इलेक्शन करवाने के लिए? और फिर उन्होंने बोला हमने एक कमेटी भी बना ली है, इलेक्शन काउंसिल भी डिसाइड कर लिया, उन्होंने कुछ नाम बोल दिए। तो ये बहुत देर से उनकी तैयारी चल रही थी। सच बात तो ये, हमें काफ़ी देर से अफवाह मिल रही थी कि ये लोग ये कमेटी गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने कभी सीरियसली लिया नहीं। हमने कहा 7-8 महीने तो बचे हैं। उस दिन जब एक एक करके सब ने बोला हाँ हमें चाहिए है, हम सब सीनियर एक्टर्स, पद्मिनी जी, माई सेल्फ, पेंटल जी, राकेश बेदी जी, सब ने रिक्वेस्ट किया कि अभी 15 अगस्त तक वेट कर लीजिए। आज 5 तारीख है, 10 दिन की बात है। इतनी कोई ऐसी आग तो लग नहीं गई कि कल ही कल इलेक्शन होनी चाहिए। आप प्लीज़ वेट कर लीजिए। जब हमारे मेन मुद्दे MOU जब हम इतने सालों से ट्राई कर रहे हैं, उन्होंने नहीं मानी ये बात। और मैंने यहाँ तक कहा कि अगर आपको लगता है री इलेक्शन होनी चाहिए, 15 अगस्त के बाद हम आपके साथ जुड़ के बोलेंगे री इलेक्शन होनी चाहिए। बट आप अभी तो 10 दिन की बात है, आप मेंबर्स का सोचिए, उनके हित का सोचिए। और उन्होंने ज़िद पकड़ के बोला नहीं यही होगा, और बहुत खुश होके उन्होंने वो मीटिंग ख़त्म कर दी विदाउट डिस्कसिंग MOU, विदाउट डिस्कसिंग द EGM। तो दिस वाज द बैकग्राउंड। पद्मिनी अभी आप थोड़ा बताइएगा। या सो आई वांट टू, जैसा इन्होंने कहा पूनम जी ने, एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगी कि ये कमेटी भंग नहीं हुई है। आप देख रहे हैं ये सारे इलेक्टेड मेंबर्स बैठे हैं यहाँ पर, और पूनम जी पर और मुझ पर ये आरोप लगाया जा रहा है मीडिया में। ये बहुत बहुत दुख की बात है कि सिंटा की बातें बाहर की जा रही हैं, बाहर के लोगों को। वैसे देखा जाए किसी को इंटरेस्ट नहीं है, बाहर के लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि सिंटा में क्या हो रहा है। बट डेफिनेटली जिस तरह से एक माहौल क्रिएट हो रहा है, तो डेफिनेटली लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, पूछ रहे हैं अच्छा क्या हुआ, सिंटा की कमेटी भंग होगी, ये हुआ वो हुआ। खैर, आपको मैं ये एक बार फिर से कहूँ कि कमेटी डिज़ोल्व नहीं हुई है, भंग नहीं हुई है, एंड वी आर वर्किंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब उपासना जी के बारे में अगर बोला जाए तो उन्होंने कई ऐसी चीज़ें मीडिया में बोली हैं कि इनकी डिक्टेटरशिप चलती थी। डिक्टेटरशिप, आपको पता है हमारी जब मीटिंग होती है, जब हमारी EC मीटिंग होती है, तो हमें सबसे पहले तो कोरम होना बहुत ज़रूरी है, 8 लोगों का कोरम। उसके बाद हमारी मीटिंग शुरू हो सकती है। अगर कोई निर्णय लेना होता है तो मेजॉरिटी से लेना पड़ता है। अगर 10, 12, 15 लोग हैं तो जितने भी मेजॉरिटी हैं, ये नहीं कि अगर मैं चाहूँ भी जी मैं जनरल सेक्रेटरी बनना चाहती हूँ, सॉरी नहीं हो सकता। जब तक मेजॉरिटी नहीं मानती या कहती, आप नहीं बन सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसके लिए भी हमने एक इसी मीटिंग रखी थी पास करने के लिए। मैं खड़े होके नहीं डिसाइड कर सकती कि हम लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना है, नहीं कर सकती। एम आई राइट? हम लोगों ने मीटिंग रखी थी और इसको पास कराया था। और डिक्टेटरशिप के बारे में अगर मैं कहूँ तो आपको लगता है कि सीनियर एक्टर पेंटल जी, राकेश बेदी जी जो धुरंधर बैठे हैं वहाँ पर, और यशपाल शर्मा जी, और ये जितने भी यहाँ बैठे, घनश्याम जी, CP ठाकुर जी,
फारूक भाई, राशिद भाई, ये सारे, जया जी, अभय जी, टीना जी, शीबा जी, पूनम जी, आपको लगता है हम डिक्टेटरशिप कर सकते हैं और बोलते हैं हम जो लोग मतलब वो चाहते हैं कि सारे यस मैडम करें, ये यस मैडम वाले दिखते हैं आपको? इनका अपना दिमाग नहीं है? देखिए, हम सब यहाँ आए हैं सिंटा के मेंबरों का भला करने। पूनम जी के पास और मेरे पास सबसे पहले आए थे मनोज जोशी जी और प्रीति जी। उन्होंने हमसे कहा कि सिंटा में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही। मुझे उस वक्त या पूनम जी को भी हमें कुछ आइडिया नहीं थी सिंटा में क्या हो रहा है, सिंटा में क्या चल रहा है। हम पहले से लाइफ मेंबर हैं, तो पहले तो काफ़ी मना किया, फिर उन्होंने बहुत आकर कहा आपको कुछ नहीं करना है। ये बात सुनिए, उन्होंने ये कहा आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस साल में 3 मीटिंग अटेंड करनी है, बाकी हम संभाल लेंगे, ठीक है? तब हम समझे नहीं बाकी हम संभाल लेंगे का मतलब क्या वो था। क्या मतलब था? वो चाहते थे वही संभालें और हम लोग सिर्फ एक ग्लैमरस फिगर आके दिखाएं। पपेट्स मैंने ये भी कहा है ईसी मीटिंग में कि कुछ लोग चाह रहे थे कि हम पपेट्स बन कर रहे। खैर, तो फिर उन्होंने कहा हम टीम बना रहे हैं। मैंने कहा टीम बना रहे तो हम पूनम जी को भी रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि मेरी दोस्त है तो हम एक साथ काम करेंगे। तो हम पूनम जी के पास गए तो इन्होंने भी हामी भरी उसमें, और उसके बाद हम खैर जीत कर आए और वोटों से जीत कर आए, और फिर हम सब एक जगह मिले और हमने सोचा कि अच्छा प्रेसिडेंट किसको बनाया जाए और ये किसको बनाया जाए, वो किसको बनाया जाए। हमें कुछ आइडिया नहीं था। जो वो बोल रहे थे अच्छा प्रेसिडेंट पूनम जी आप बन जाइए, ठीक है, आप ये बन जाइए, आप वो बन जाए। उन्होंने ऑफिस बेरर्स वो नियुक्त कर लिए। एवरीथिंग वॉज डिसाइडेड बाय प्रीति सप्रू जी एंड मनोज जोशी जी। हमें तो पता भी नहीं था कि 7 ऑफिस बेरर्स होते हैं। वी हैड ज़ीरो क्लू। वी न्यू कि कोई प्रेसिडेंट होता होगा, जनरल सेक्रेटरी, फिर ट्रेजरर मैं आती हूँ अभी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी, सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी, ये सारे जो पोस्ट हैं ये हमें पता ही नहीं था। बट उन्होंने डिसाइड किया और हमने ऑब्वियसली बिकॉज हम सब काम करने के लिए आए थे तो हम सब वी वर ऑन द सेम लाइन, सब एक ही साइड पे थे। तो फिर हम जब ऑफिस आए, जब हमने देखा कि अच्छा ये ऑफिस है और ये चीज़ें हैं, ये बातें हैं, सबसे पहले तो उनकी कोशिश ये थी कि जो स्टाफ, सतीश वासन जो हमारे सीईओ यहाँ बैठे हैं, हुडा, श्वेता, अक्षय जो हमारे अकाउंटेंट हैं, इनको बाहर करो। पूनम जी ने और हमने कहा कि नहीं, हम तो अभी आए हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं, पहले हम सीख ले, हम समझ ले क्या हो रहा है, क्या है सिंटा, क्या है उसका कॉन्स्टिट्यूशन, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये इसके बाद फिर हम शुरू हुए काम करने, और फिर 3 बार नहीं, हम कम से कम नहीं तो 300 बार मिनिमम सिंटा के ऑफिस में गए, मीटिंग्स अटेंड की। और ये सिर्फ ईसी मीटिंग्स नहीं होती हैं, हमारी केयर मीटिंग्स होती हैं, स्क्रूटिनी मीटिंग्स होती हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, और मीडिया मीटिंग होती है। अच्छा, मीडिया को लेकर मीडिया की चेयरपर्सन मैं हूँ, तो मेरे बारे में फिर ये कहा गया है कि मीडिया की चेयरपर्सन तो पद्मिनी जी हैं। तो देखिए, कहने के लिए एक्टिंग एक्टर तो हम सब हैं, तो मैं भी किसी भी तरह अपने आप को बता सकती हूँ, है ना, समझा सकती हूँ। लेकिन यस, मैं चेयरपर्सन हूँ, लेकिन हम मेंबरों का सोचें या अपनी ईसी मेंबरों का सोचें कि भाई ईसी मेंबर का फ़ोटो आए, इसका मेरा आए, इसका आए, उसका आए। नहीं, मैं इस बात की सफाई देना चाहूँगी कि सिर्फ एक पोस्ट को लेकर जब मैंने मना किया था, हमारे एक और मेंबर हैं जिनका अभी मैं नाम लेना भी नहीं चाहूँगी क्योंकि मैं अपना मुंह ख़राब करूँगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, वो भी मीडिया कमेटी में, ठीक है, आप मेरा फ़ोटो बिल्कुल मत डालिए, सुनिए आप तेजस भाई, आप मेरा हटा दीजिए। मैंने कहा मर्ज़ी है आपकी, हम मेंबर्स के फ़ोटोज़ डालेंगे, उनको खुश करना है। जो कैंप्स हमने रखे थे उनकी शक्लें दिखनी चाहिए। उन्होंने इतनी मेहनत करके दूर दराज से आए हैं लोग, मीरा रोड, भाईंदर, यहाँ वहाँ सब जगह से आए हैं आपके कैंप के लिए, तो उनको हम इनकरेज करेंगे ना कि हमारी फ़ोटो लेके बैठेंगे। हाँ, अगर पूनम जी और मैं किसी मिनिस्टर से मिलने गए और हमने फ़ोटो ली तो ऑब्वियसली वो हम दिखाएंगे। वो तो खैर आगे पूनम जी बताएंगे कि हमने क्या क्या काम किए। 2024 में हमने आरके का शो किया। अब उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि ये प्रेस की बात हो रही है, मीडिया की बात हो रही है, इसीलिए मैं इस बात को छेड़ रही हूँ कि हेमा मालिनी जी के शो में 3:30 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस किया था। यस,
आप सब कितने बजे आए थे? 3:30 बजे ही आए थे ना पूनम जी? कितने? 3:30। 3:30 बजे। आप भी 3:30 दोनों बजे साथ में ही एंटर है ना, क्योंकि ये अभी ज्वाइन किए हैं इन्होंने, ये जितने भी बाकी और नए इंडक्टेड मेंबर्स हैं, हमारे इलेक्टेड मेंबर्स। तो 3:30 बजे का टाइम दिया था। तो सिंटा की जो बात होगी कि सिंटा को 5 लाख दे रही है हेमा जी, और सिंटा के लिए क्या होने वाला है, और जो भी हो रहा था, जो भी बात होनी थी, और वो जो चेक देने वाले थे, वो सिंटा के टाइम पीरियड में होने वाला था। अब उसके पहले सिंगर्स को बुलाया था। सिंगर्स का क्या लेना देना? सुरेश वाडकर जी आए थे, अनु मलिक जी आए थे, शब्बीर भाई आए थे, तो उनका क्या लेना देना सिंटा से, राइट? उनका तो, वो तो हेमा मालिनी डायमंड जुबली शो होने जा रहा था, तो वो तो अपने इंटरव्यूज़ देने आए थे, तो वो 12:30, 1-1:30 बजे जो भी आए, तो वो ये ऐसा दिखाया जा रहा है मीडिया में कि जैसे हमने उनको लॉक करके रखा था, उनके सामने मीडिया, उनके सामने से मीडिया को छुपाया था। मतलब ये ऐसी छोटी छोटी बातें सुनते हैं तो इतना बुरा लगता है और शर्म आती है। और ये भी कहा गया है कि पूनम जी और पद्मिनी जहाँ जाते हैं तो वहाँ हमारी फ़ोटो कट करके प्रेस में दी जाती। आप पर हमारा इतना ज़ोर है? प्लीज़, क्या मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि हमारी ही फ़ोटो डालिए, सबको काट दीजिए। हाँ, इनको काटिए, सिर्फ हमारी डालिए। अगर हम लोगों का इतना ज़ोर होता आप लोगों पर, प्रेस पर, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँचते। ओके, ये आप सब जानते हैं और ये समझदार जानते हैं, पर आप चाहे कुछ भी बोले। फिर ट्रेजरर की बात वो कह रहे हैं कि उनको भी कुछ बताया नहीं जाता था या उनको बोलने नहीं देते थे। और एक इंटरव्यू में मैंने ये भी देखा कि उन्होंने कहा मैं हॉस्पिटल में था, हाँ, और मुझसे उसमें मुझसे क्या कहते हैं, चेक साइन करवाए, हॉस्पिटल में भेजकर चेक साइन करवाए। देखिए, ट्रेजरर का साइन अहम है, वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद या तो अध्यक्षा या महासचिव साइन कर सकता है, राइट? दो ही सिग्नेचर्स आ सकते हैं। तो क्योंकि वो हॉस्पिटल में थे, तो जैसे होता है, जैसे कहीं कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई शूटिंग पर है, तो हमारा लड़का जाता है, सिग्नेचर लेकर आता है। तो अब वो हॉस्पिटल में थे। ये मई की बात है। हमारी जो मीटिंग हुई, EGM हुआ, वो अगस्त में हुआ है। ये मई की बात दोहरा रहे हैं कि उन्होंने 6 चेक्स पर साइन किया मई में, और उन्होंने दिया, और जब वो ठीक होकर आए, उन्होंने आके वो चेक्स कैंसिल किए। तो जिस तरह से वो पेश आ रहे हैं लोगों के सामने कि बेचारे, ये आपको दिखाना चाहते हैं। ये हमारे जो चेक्स हैं जो साइन करके गए थे, वो उन्होंने आते ही सबको कैंसिल चेक्स हैं ये सारे, उनके जितने हैं 3, क्योंकि 3 चेक्स इसलिए हैं क्योंकि हमारे अलग अलग बैंक्स में अकाउंट्स हैं। तो ये जहाँ जहाँ थे उन्होंने कैंसिल किए हैं चेक्स, और इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम लोग उनके साइड चेक्स को विल टेक इनकैश कर लेंगे, अनड्यू एडवांटेज ले लेंगे, और अभी सडनली वो भूल गए हैं कि उन्होंने कैंसिल किए थे सारे। अभी परसों के इंटरव्यू में उन्होंने फिर से बोला है कि मैंने कुछ किए थे साइन, मैं नहीं चाहता कि मेरे साइन किए हुए चेक्स का नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया जाए। सो ओनली पर्सन जिसका सिग्नेचर अभी चलेगा इज़ माई सेल्फ। तो उनको लगता है कि मैं उनके चेक से नाजायज़ तरीके से कुछ पैसे निकाल लूँगी। मैं इसलिए आज ये और बात जोर से कहना चाहती हूँ कि पद्मिनी जी एंड माई सेल्फ आर दी ओनली 2 पीपल जो सिंटा में पैसे लेके आए हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, और करोड़ों रुपए लेके आए हैं। मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट बताती हूँ। यहाँ पे टोटल अमाउंट 1.70 करोड़ हमने इकट्ठे किए हैं बिटवीन बोथ ऑफ अस। हमारे शिवा जी ने भी कंट्रीब्यूट किया है, हमारे जो मेंबर्स, बट मेजॉरिटी एफर्ट हम लोगों का था। और हमने कभी उसके लिए तालियां नहीं मंगवाई कि हमें वो बहुत हमने ग्रेट किया है। हमने अपने मेंबर्स के लिए किया ये। हम चाह रहे थे, क्योंकि जब हम जाते थे CAWT के पास कि हमारी मेडिकल असिस्टेंट दीजिए, हमारे मेंबर्स को बहुत ज़रूरत है, किसी का हार्ट अटैक हुआ है, कोई हॉस्पिटल में है, किसी को सर्जरी चाहिए, बोलते हमारे पास तो फंड्स ही नहीं है। तो हम बोलते थे पर फंड्स नहीं है, तो बोले सॉरी हमारे पास फंड्स नहीं है, हमें टैक्सेस देने, हमें ये करने। तो हमने कहा अच्छा हम लेके आएंगे फ़ंड्स आपके लिए। तो हमने RK शो पहली बार दिसंबर 2024 में किया। आते ही उसी साल द डे वी केम इन मे, हमने दिसंबर 18 को वो शो किया। और उसमें से हम तो 100% पैसा
CAWT को देने वाले थे, पर हमने जब उनको बोला कि देखिए पैसा हम आपको पूरा देंगे, पर आप हमारे एक्सपेंसेस जो होते हैं, चाहे ऑडिटोरियम का हो चाहे म्यूजिशियंस का हो, आप वो पेमेंट तो आपको करनी पड़ेगी, मैं मेंबर्स के पैसों से लेके नहीं खर्चा कर सकती हूँ। तो पहले बोले हाँ, फिर बाद में चेयरपर्सन बोली कि नहीं हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, जहाँ पे CSR की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे ATG की रिक्वायरमेंट है, वो आपके पास भेजेंगे। जहाँ लोग विदाउट आस्किंग फॉर CSR सर्टिफिकेट या ATG, वो हम सिंटा के लिए लेंगे। तो हमने एंड में 1 करोड़ प्लस सिंटा को दिलवाया, CAWT को अराउंड 74 लाख दिलवाए, एक साल में आने से विदिन अ ईयर। तो आप सोचिए हम लोग क्या उधर से पैसे निकालने के लिए आए थे क्या? और ये पैसे हमने ऐसे सड़क पे खड़े होके नहीं मांगे, अपने दोस्तों से लिए, अपने सालों की फ्रेंडशिप को इनकैश किया, सालों की जान पहचान वालों के पास। वो लोग इतना शर्मिंदा हुए कि पहली बार 40 साल से हम जानते हैं पूनम आपको, आपने कभी कुछ नहीं मांगा है, वी कैन नॉट से नो टू यू। सेम विद पद्मिनी। अच्छा, इनकी तो पूरी फैमिली में श्रद्धा जी से लिए, टूटू जी से लिए, प्रियांक इनके बेटे से लिए, मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से लिए। हम लोग जो मिलता था, आपको हमने रिक्वेस्ट किया सोनू निगम से लेने का, सोनू हम सबका अच्छा दोस्त है, तो हमने जो हो सके पैसे इकट्ठे किए। किस लिए किए? ताकि हमारे मेंबर्स को जो बेनिफिट चाहिए है, नीडी मेंबर्स हैं हम लोग। हमारे 9000 मेंबर्स हैं, बट नीडी जो है अंदाज़न 2-2.5 हज़ार हैं, जिनको काम नहीं है, ओल्ड एज की वजह से दिक्कत में है, बीमारी में है, उनको हेल्प करने के लिए हम ये सब एफर्ट कर रहे थे। तो आप सोचिए कितना दुख होता है कि उनके एक दो पेड माउथ पीस जिन्होंने बोला कि RK शो में गफला हुआ है, और इन्होंने अपने ट्रस्ट में और अपने NGO में पैसे लिए। मतलब अगर लेना ही था तो मैं डायरेक्टली उनसे नहीं लेती, मेरी फैमिली से, उनसे यहाँ से 10 लाख लेके वहाँ से मैं मतलब क्या झोल करूँगी वैसे, मतलब सच अनबिलीवेबल थिंग्स। और RK शो में जितने भी सिंगर्स थे, पैसे तो हम लेकर आए ही, जितने भी सिंगर्स थे, सुरेश वाडकर जी, शैलेंद्र सिंह जी, नितिन मुकेश जी, बेला सुलाखे, कविता कृष्णमूर्ति जी बैंगलोर से आई, सब ने एक पैसा नहीं लिया और उन्होंने हमारे लिए सिंटा के लिए शो किया। आप सुदेश भोसले ये कोई जी सिंगर्स एसोसिएशन का शो नहीं था, ये एक्टर्स एसोसिएशन का था। हम मेंबर्स के लिए फंड रेजर था, लेकिन उन्होंने एक पैसा नहीं लिया। हमने एक बार उनसे कहा, रिक्वेस्ट की कि ऐसा ऐसा हम फंड रेजर कर रहे हैं, हमसे हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है, और उन्होंने इमीडिएटली हाँ बोलकर उन्होंने एक्सेप्ट ये भी नहीं बोला कि कल बताते हैं, परसों बताते हैं, यस ऐसा करके बोला। सबकी रिलेशनशिप है। नितिन मुकेश मेरी पहली फिल्म त्रिशूल से लेके गापूजी से लेके नूरी का गाना सब गाया है, इतने सालों की रिलेशनशिप है। और तो उन्होंने इज्जत रखी हमारी दोस्ती की, और विदाउट चार्जिंग अ सिंगल पेनी। अच्छा, उसके बाद हमने बोला कि ये लोग इतना हमारे लिए एहसान कर रहे हैं, इनको कोई गिफ्ट, कुछ तो टोकन देना चाहिए ना। हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं, वो लोग हमको कुछ गिफ्ट देते हैं। तो हमने जब बोला तो ये कहा गया कि आप लोगों ने इतनी महंगी महंगी गिफ्ट दी सिंगर्स। महंगी मतलब क्या, 15, 18, 20, 25 हज़ार की साड़ियाँ दी उनको। लेकिन आप सोचिए, मतलब इतनी मेहरबानी की इन लोगों ने। हाँ, और हमसे ये कहा गया, एक्चुअली मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, एक हमारी EC कमेटी मेंबर है, आप सब समझ जाएंगे। उन्होंने कहा कि अरे अमेज़ॉन पे तो ये साड़ी 1-1.5 हज़ार में मिल सकती है। आप सोचिए, जो एक्टर, मतलब एक्टर कह रही हूँ, जो सिंगर एक शो करने के लिए कितना पैसा लेता है, आप उनको 1-1.5 हज़ार की साड़ी देंगे? शर्म आनी चाहिए ऐसा सोच कर भी। और ये जो एक और इंटरव्यू में, उसी इंटरव्यू में या पता नहीं किसी और इंटरव्यू में मैंने देखा कि बार बार मैं हेमा मालिनी जी का शो इसलिए कह रही क्योंकि अनिरुद्ध चावला मेरे पास आए कि मैं ऐसा ऐसा शो करना चाहता हूँ, हेमा मालिनी डायमंड जुबली, तो मैं चाहता हूँ कि आप एज अ सिंगर ऑन बोर्ड आए, क्योंकि मैंने हेमा जी के साथ 2 फिल्में की थी। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मैंने कहा बिल्कुल। अब क्या है, हम सिंटा में इतना घुस गए हैं ना, मतलब अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम भी हो गया ये, जैसा आप देख रहे हैं। ठीक है, तो कहीं भी हो तो पूनम जी, मैं I'm sure जितने भी यहाँ बैठे सब सिंटा के बारे में, अब टीना जी के बारे में इतना सुना है कि ये कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है हॉस्पिटल में दौड़ के चली जाती है, हेल्प करती है। ये पिछली कमेटी में थी, अब इन्होंने एज पर वोट्स जो जैसे जैसे ऊपर थे मैक्सिमम वोट्स के हिसाब से हमने इनको इंडक्ट किया। explain this to them for 1 minute about
about how the new committee, the new Yeah, लोग so let me just finish this Hema ji thing. One Okay. sec, हाँ. तो जब मैंने अनिरुद्ध जी को बोला कि आप सिंटा के लिए क्या कर सकते हैं, आप प्लीज़ सिंटा के लिए कुछ तो मदद कीजिए, और मैंने ये क्लियरली बोला मदद मतलब क्या, हमको फंड्स चाहिए, क्योंकि सिंटा में हम वेलफेयर करते तो हमें फंड्स चाहिए। बोले ठीक है, मैं हेमा जी से बात करूँगा। तो वो आए मेरे पास, उन्होंने कहा हेमा जी ने कहा है कि हम 5 लाख सिंटा को देंगे, ठीक है। तो पहले सिंटा को उन्होंने मतलब देने का सोचा, उसके बाद फिर हेमा जी ने सोचा कि धर्म जी इतना जो भी करते थे तो उनका FWICE को उनको लगा कि उनको भी देना बनता है। फिर उन्होंने फाइस का भी नाम लिया, और ये बार बार इंटरव्यूज़ में बोला जा रहा है कि फाइस को दिया, उसके बाद सिंटा। अच्छा चलिए, अगर दिया भी मैं कह रही हूँ, वैसे गलत है ये इन्फॉर्मेशन, आप सिंटा की जनरल सेक्रेटरी हैं, आपको सोचना चाहिए कि आप फाइस को सामने रख रही हैं, फाइस के बारे में बोल रही हैं या सिंटा के बारे में बोल रही हैं। तो और ये सारी चीज़ें जो मीडिया में, अब जैसे आज ये हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, फिर से मैं कह रही हूँ बहुत दुख हो रहा है हमें कि हमें ये सब चीज़ें बोलनी पड़ रही हैं, लेकिन हम मजबूरन ये सब कर रहे हैं। अब ये सारी जो बातें हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये सिंटा हमें परिवार है, ये आपस में हम बात करते हैं, हमारे इतने ग्रुप्स हैं, हमारी EC ग्रुप्स हैं, हमारे कमिटीज़, अलग अलग जो कमिटीज़ हैं, सारे हमारे मेंबरों के ग्रुप्स हैं, ढेरों ग्रुप्स हैं, उसमें आप आइए, उसमें बात कीजिए। EGM, अच्छा वो कह रही हैं कि कमिटी डिज़ोल्व हुई है, लेबर कमिश्नर ने लेटर लिखा है कि ये EGM नहीं कर सकते। बताइए, प्रूफ दीजिए, साबित कीजिए कि उन्होंने कहा आप नहीं कर सकते। आप इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, और जो कागज़ आप दिखा रहे हैं यहाँ वहाँ, जो रेजिग्नेशन के कागज़ आप दिखा रहे हैं, तो आप ये भी दिखाइए ना कि कहाँ ट्रेड रजिस्ट्रार से आपको ये लेटर मिला है कि आप ये EGM नहीं कर सकते और आपकी कमिटी डिज़ोल्व है। उन्होंने कहाँ ये घोषित किया, दिखाइए, साबित कीजिए। आप लोगों को दिखाया है ना, मीडिया में दिखाया, तो हमें दिखाइए, आप सबको दिखाइए, आप मांग कीजिए। और बार बार फाइस को आगे कर रहे हैं। आई डोंट नो, फेडरेशन, जो हमारी फेडरेशन को उपासना जी हमेशा आगे रख रही हैं, बोल रही है फेडरेशन ये करेगी, फेडरेशन करेगी वो, और फेडरेशन चिट्ठियाँ लिख रही है, हमारे स्टाफ को चिट्ठी लिख रही है कि आप अपना लिस्ट बताइए, कॉन्टैक्ट्स बताइए हमारे को। फिर हर जगह चिट्ठियाँ, लेबर कमिश्नर को भी वो लिख रहे हैं चिट्ठियाँ, हम सबको चिट्ठियाँ लिख रहे हैं। फाइस हम ना लेना ना देना हमारे अफेयर्स में इन्वॉल्व हो गया है। और दूसरी चीज़, हमने जो EGM की है उसमें हमने एक और बात, FWICE का कोई अधिकार नहीं है सिंटा पर। हमारा अपना संविधान है, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें FWIC या किसी भी एसोसिएशन का नाम नहीं है। जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो हमारी जनरल बॉडी डिसाइड करेगी। हम चाहे अगर EC में भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो हमें AGM या EGM में पास करना होता है। सो मेन चीज़ उन्होंने जो हमें सबसे ज़्यादा दुख हुआ कि बहुत गलत बात उन्होंने की, उन्होंने हमारे सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए। ऐसी हालत की कि अभी कुछ दिन पहले हमारे किसी मेंबर ने एक वॉइस मैसेज डाला है कि अभी हम चाय पीने जाते हैं ऑफिस में तो बोलते हैं दूध नहीं है वहाँ पे। ऐसी बात, इट्स वेरी सैड कि सिंटा जैसी ऑर्गेनाइजेशन, और हम लोगों ने जो पिछले 2-2.5 साल में फाइनेंशियल हेल्प की है सिंटा को, पैसे लेके आए हैं, हम लोग वहाँ चुराने के लिए आएंगे? और दीपक पराशर जी ने कहीं बोला है कि आई हैड टू प्रोटेक्ट सिंटा मनी, और आज उपासना जी ने कोई नया डाला है कि मैं आपके पैसों को बचाना चाह रही हूँ, इसीलिए मैंने ये किया है। किससे बचाना चाह रही हैं आप? जो लोग ला रहे हैं पैसे उनसे बचाना चाह रही हैं? आपने 2.5 साल में कितने पैसे लाई हैं आप बताइए। आई वॉन्ट टू आस्क उपासना सिंह एंड दीपक पराशर, हाँ मे बी 50,000 दीपक पराशर हमारे RK शो के लिए, क्योंकि हमने एक प्लेटफॉर्म दिया उनको, और कि आप लोग प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म पे लोगों को रिक्वेस्ट करिए, वो थोड़ा पैसा लेके आए। आई डोंट नो, उपासना सिंह भी शायद 1 लाख लाई होंगी, लाई थी
आई एम नॉट सो श्योर, बट मेरा कहने का ये मतलब है कि हम लोग यहाँ 1.5 करोड़ रुपए ला रहे हैं और आप बोल रही हैं, सिंटा मेंबर्स को अपील कर रही हैं कि मैंने आपके पैसे बचाने के लिए ही फ्रीज़ किया है। अभी जो हमारे एक्टर्स को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, पिछले केयर कमेटी में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट्स थी? 9-10 लोगों को फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है। किसी को हॉस्पिटलाइजेशन में, किसी को कैटरैक्ट के लिए, किसी को जो भी जेन्युइन इश्यूज होते हैं, वी डोंट हैव द मनी, वी कांट साइन नाउ बिकॉज दे हैव फ्रोजन आवर अकाउंट्स। और ये चिट्ठी ब्लैंक पेपर पे जाके आप देखिए, आप ये ऑथेंटिसिटी इन लोगों की देखिए, ये ब्लैंक पेपर में जाके बैंक मैनेजर को इस कागज़ पे साइन करके लिख के आए हैं। ये देखिए पेपर, ना लेटर हेड पे नाम है ना कुछ है, और यहाँ पे साइन करके उपासना सिंह डेबिट फ्रीज, हाँ, ये कराने के लिए सब्जेक्ट इज़ रिक्वेस्ट फॉर फ्रीजिंग ऑफ सिंटा बैंक अकाउंट्स। हर बैंक में जाके दीपक पराशर जी ने और उपासना सिंह जी ने फाइल्स के साथ मिलके ये चिट्ठियाँ भेजी हैं कि इनका अकाउंट फ्रीज कर दो। अच्छा, उनसे बार बार ग्रुप्स में पूछा जा रहा था, कहा जा रहा था आप आइए EGM। अच्छा, बाय द वे EGM हमारा बहुत ही स्मूथली चला और सक्सेसफुल रहा। कम से कम नहीं तो 400-450 हमारे मेंबर्स उस दिन आए। उनको भी फ़ोन्स गए थे कि आप क्यों जा रहे हैं, आप मत जाइए, ये इल्लीगल है, ये है, वो है, सामने की पार्टी। लेकिन आए जितने भी आ सकते, इतनी बारिश हो रही थी उस दिन फिर भी, और हमें पूरी मतलब आई वुड से ऑलमोस्ट, अगर नॉट 100%, 99% का हमें सपोर्ट था। शायद 1-2 लोग होंगे उनकी तरफ से, बट ऑलमोस्ट 100% हमें सबका सपोर्ट रहा। और उस दिन हमने सब हमारे जो दिस यू वांट टू से अबाउट द न्यूली इंडक्टेड मेंबर्स। सो आपको थोड़ा सा प्रोसेस बताते हैं कि जब 2024 में इलेक्शंस हुई थी, देयर इज़ अ लिस्ट 1, 2, 3, 4 नंबर जो 15 तक होते हैं, दे आर काउंटेड एज द इलेक्टेड EC मेंबर्स। उनमें से कोई रिज़ाइन करता है तो जो 16वें नंबर पे था वो ऊपर आ जाता है, तो फिर 17वें नंबर में इस तरह प्रोसेस है कि जो नीचे नीचे है वो ऊपर आएंगे। तो जिस दिन ये रेजिग्नेशन की प्रक्रिया चली तो हम लोगों ने उनकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट की, और जो नेक्स्ट ऑन द लिस्ट था ऑफ द हाईएस्ट वोटर्स, उनको हमने इंडक्ट किया कि आपको हम लोग इंडक्ट करना चाह रहे हैं इन द EC मीटिंग, अगर आपको एक्सेप्टेबल है। सब मेंबर्स ने 1-2 छोड़ के, जिन्होंने शायद रिफ्यूज़ किया फॉर पर्सनल रीजंस, हेल्थ रीजंस या जो भी रीजंस होंगी, हमारी 15 की कमेटी फिर से खड़ी हो गई। और हमने यहाँ तक फॉलो किया कि हमारे जो 11 मेंबर्स जो बार बार बोल रहे हैं, उनमें से 3 कोऑप्टेड मेंबर्स भी थे जिन्होंने रिज़ाइन किया, जो है प्रीति सप्रू, मनोज जोशी और दीपक चड्डा जी, राइट। उन्होंने भी रिज़ाइन किया। तो कोऑप्टेड मेंबर्स की प्रक्रिया ये है कि EC मिलती है और वो डिसाइड करती है कि किसको कोऑप्ट करेंगे। तो हमने वो कोऑप्शन अपनी मर्ज़ी से नहीं किया। जब हमारी 15 की EC तैयार हो गई, फिर हमने सबकी रजामंदी के साथ बाकी मेंबर्स को कोऑप्ट भी किया। सो ये सब ठीक है। ये हम कहना चाह रहे हैं, थोड़ी सी शॉर्ट में आपको बताना चाहती हूँ, जब से हमने ज्वाइन किया हमारे क्या एफ़र्ट्स थे। हमने पहले दिन से सीखने की कोशिश की कि क्या क्या हमारे मेंबर्स की रिक्वायरमेंट हैं, क्या उनके पास दर्द दुख क्या क्या हैं, और उनको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ पैसे लाना, फाइनेंशियल करना, वो वन एस्पेक्ट था। मेन एस्पेक्ट था कि एक्टर्स कहते थे हमारे पेमेंट 90 दिन के बाद मिलती है, 90 डेज़ के बाद पेमेंट होती है। हमारे शिफ्ट आवर्स 8 घंटे नहीं, 12 घंटे नहीं, 16, 14, 18, 20 लिमिटलेस आवर्स हैं हमारी। कभी तक कोई भी काम करा सकता है, देयर इज़ नो ओवर टाइम आफ्टर दैट। सो दैट हमें सब बहुत ये गलत लगा। तो हमने कहा ये कैसे रिजॉल्व होगा। बैठ के पिछले 6, 8, 10 साल के जितने पेपर्स थे, मिस्टर वासन बताएंगे, हुडा जी बताएंगे, कितने कितने। इनफैक्ट ये दीपक पराशर जी हमेशा सबको बोलते थे, अरे यार ये पूनम तो रात को पूरे कागज़ फैला के बैठी होती है, वो कितनी क्या मेहनत करती है, जितनी नॉलेज इसके पास है। इतनी तारीफ़ें होती थी मेरी उस टाइम पे कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ, कितनी नॉलेजेबल बन गई हूँ, कितना कुछ मैंने सीखा है। अब वही पूनम हैज़ बिकम अ बैड पर्सन, जो उनको बोलने नहीं दे रही थी, उनसे झगड़े कर रही थी। क्यों भाई, हम झगड़े क्यों करेंगे आपसे। तो हम लोगों ने पहले दिन से, इनफैक्ट मैं दिल्ली गई होंगी
2024 में जब INV मिनिस्टर, क्योंकि हमें जहाँ जहाँ समझ थी, हमारी INV मिनिस्ट्री में है, मैं मिस्टर अश्विनी वैष्णव जी से जाके मिली, फिर हमारे यहाँ आए मिस्टर फुनकर जी से जाके मिले, फिर बावनकुले जी हैं रेवेन्यू मिनिस्टर से मिले, फिर से हम मनसुख मंडाविया जी से जाके मिले। जो जो हमें समझ में आया, जिसको हम अप्रोच कर सकते थे, हमारे इन मेंबर्स की जो दुखती प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे रिजॉल्व करें, चिट्ठियाँ लिख लिख के। आज मिस्टर वासन हमने कितनी चिट्ठियाँ बनाई जी, स्मृति जी, हाँ, स्मृति ईरानी जी को भी मिले, और हमने कहा आप तो INV मिनिस्टर रह चुकी हैं, आपने क्यों नहीं हमारा उस टाइम पे रिजॉल्व किया? तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने ये भी प्लान किया है, वो भी किया है। फिर हम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मेन थिंक टैंक्स जो होते हैं मिनिस्टर के, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ लेबर कुंदम मैडम हैं, उधर एक रोशनी मैडम हैं, हम सारे मंत्रालय के सारे ब्यूरोक्रेट्स के नाम जानते हैं। तुम्मड़ जी हैं, लेबर कमिश्नर हैं, उधर एक मिस्टर भगवान आंधड़े जी थे। एक एक से मिल के उनसे अपनी प्रॉब्लम बता के, इनफैक्ट पहली बार उन्होंने समझा कि कमीशन ली जाती है कोऑर्डिनेटर्स से, एक्टर्स जो पैसे नहीं मिल रहे हैं 90 दिन तक, उससे पहले उनको कमीशन देनी पड़ती है काम के लिए। ये सब प्रॉब्लम्स हमने बहुत सबको जाके समझाए, हाथ जोड़ के उनको बोला प्लीज़ इसके लिए हमारे लिए सोल्यूशन ढूंढिए। तो जब लेबर कोड्स निकले सेंट्रल गवर्नमेंट से फॉर लेबर, हमने पूरी किताब मैंने खरीदी, एक वासन जी को दी, एक अपने पास रखी कि ये किताब हम पढ़ें, क्या क्या हमारे प्रॉब्लम्स हैं, कैसे रिजॉल्व हो सकते हैं। हमने लेबर कोड्स पे रिप्लाई किया बैठ के, हर चीज़ में। हाँ, ये कई बार हो सकता है, हम बोलते थे अभी कल आप आ सकते हैं उपासना जी, परसों की मीटिंग मिली है, नहीं मैं तो शूटिंग में बिज़ी हूँ, आप लास्ट मिनट पे बताया है। मैंने कहा लास्ट मिनट पे इसलिए बताया क्योंकि हमें लास्ट मिनट पे पता चलता है ना, मिनिस्ट्री में हम अपील डालते रहते हैं, मैसेजेस डालते हैं, ईमेल। अच्छा, और वो मानने को तैयार नहीं, लास्ट मिनट कैसे कोई मिनिस्टर आपको बुला सकता है, कैसे आपको मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट मिल सकती है। हम दिल्ली गए एक इवेंट के लिए, लिटरली एक रात हम वहाँ रुके, शाम को इवेंट था, पूनम जी ने वहाँ उनके PA को फ़ोन किया और उन्होंने मनसुख मंडाविया जी को, और नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने बुलाया। तो मैंने उनको बोला भी उपासना जी को, मैंने कहा उपासना जी मनसुख भाई से हम मिले ऐसे, उन्होंने आज हमने उनको फ़ोन किया, नेक्स्ट डे उन्होंने बोला पता नहीं कैसे और ये वो। और जहाँ जाते थे हम पूनम जी हमेशा जनरल सेक्रेटरी उनको लेके चलेंगे, उनको बोलो, ट्रेजरर को बोलो, इनको बोलो। मतलब हम जब हमारी फाइनल एक मीटिंग हुई, जब ये लेबर लॉज को लेकर मीटिंग हुई, तो वहाँ पूनम जी को और मुझे, जैसे हम अंदर जा रहे थे, बोले आप बताइए किस किस को अंदर लेना है। मैंने कहा नहीं, जनरल सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर हैं, उनको प्लीज़ लीजिए, और राकेश बेदी जी भी हैं साथ में। तो फिर उनको अंदर लिया, क्योंकि हमेशा इसमें इसी मीटिंग में एक बार मैं बोल गया उनको, मैंने बोला अरे सब काम जो है पूनम जी और पद्मिनी जी करेंगे, सारे IAS से मुलाकात, नेताओं से मुलाकात, अभिनेताओं से मुलाकात, यही दोनों करेंगी, आपका क्या करेंगी ये तो बताओ, आप जनरल सेक्रेटरी हैं। तो मुझसे नाराज़ हो। हाँ, तो ये जब ऐसे सवाल करते थे ना, उनको बड़ी तकलीफ होती थी। तो बेसिकली क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ, देखिए मिनट्स है ना, हमारी EC कमेटी हो जाने के, मीटिंग हो जाने के बाद मिनट्स बनती है ना, तो मिनट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ इन्होंने क्या बोला और राशिद भाई ने क्या बोला, यही ढूंढने वो जाती थी, और यही लिखो आप मिनट्स में, यही वर्ड टू वर्ड लिखो। आई मीन आप ये सब करने आए हो सिंटा में, या मेंबरों की मदद करने आए हो? मैंने उनको बहुत बार समझाया मिनट्स का मतलब क्या होता है। आपका एजेंडा पॉइंट 1 है, उस पर डिस्कशन हुई, उस पर ये डिसीजन हुई। एजेंडा 2 ये, आप 12 पेजेस एक पे, मैंने ये बोला, उसने ये बोला, उसने ऐसा कह दिया, फिर मैंने ये बोला, फिर उसने आवाज़ रेज की, फिर झगड़े हुए, ये क्यों लिख रहे हैं आप मिनट्स में? ताकि 2030 में जब कोई पढ़ेगा हमारे मिनट्स, ये देखेगा। हम लोग जब पीछे मिनट्स देखते हैं कि सुशांत सिंह ने क्या, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी थे सुशांत सिंह एक्टर, उन्होंने जो चीज़ें लिखी हम अभी भी रेफ़र करते हैं कि उन्होंने कहा था इस बिल्डिंग का नाम सिंटा टावर था, रहेगा और हमेशा है और रहेगा, राइट? तो हम रेफ़र करते हैं। अगर हम ये बोले उसने ये बोला, इसने बोला, उसने बोला, उसने झगड़ा किया, ऐसी बातें थोड़ी होती हैं मिनट्स में।
हम बार बार बोलते थे कि प्लीज़ मिनट्स का मतलब आप समझिए, मिनट्स आर ओनली सपोज टू मिनट व्हाट डिस्कशन एंड डिसीजंस टुक प्लेस, बट नहीं, वो नहीं मानती थी। उनको मेरा ये वर्ड नहीं लिखा तुमने, मैंने ये कहा था। और उनको हम दोनों से इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि हमने जब 2 साल का 3 साल किया, जब हमने एजीएम में ये अमेंडेड है, ये पास किया, उसको लेकर उन्होंने कंप्लेंट डाली। और उसमें से हमारी एक मेंबर है प्रीति सप्रू जी, जो एक्चुअली कोऑप्टेड मेंबर हैं सिंटा की और CAWT की चेयरपर्सन, उन्होंने भी साइन किया। एंड अगेन हमारे संविधान में कुछ क्लॉजेज है कि आप कुछ भी करने से पहले रजिस्ट्रार में जाने से पहले आपको डिस्कस करना पड़ता है। खैर वो सब इंट्रिकसीज मैं आपको बताना नहीं चाहती। उन्होंने यहाँ तक ट्राई किया कि 3 साल का 2 साल किसी भी तरह किया जाए ताकि पूनम और पद्मिनी यहाँ से हट जाए, लेकिन वो अमेंडेड था, ऑब्वियसली उनके फेवर में गया नहीं, हमारे फेवर में हुआ। तो अब उन्होंने ये नया रूट लिया। 15 अगस्त को जो EGM हमने रखनी थी, उससे पहले उन्होंने ये पूरा ड्रामा किया। अच्छा, और बार बार कहा जाता था मैं लेके आई थी पद्मिनी को और पूनम को, मैं लाई थी। ठीक है, हमें लाई थी, वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमें इतने हमारे फेलो एक्टर्स की प्रॉब्लम्स समझने में बहुत हेल्प हुई, लेकिन कठपुतलियाँ नहीं हैं हम। हाँ, हम उनकी कठपुतली बनने के लिए नहीं आए थे। और उन्होंने सोचा था हमें लेके आए हैं, हम इतने एहसान से दब जाएंगे कि हम जो वो बोलेंगे, खड़े हो जाओ तो खड़े, हाँ तो हाँ। अभी उनको कितनी डिटेल्स बताएं। एनीवे, जो मोटी मोटी बातें आपसे हमें कहनी थी, नहीं, 2 चीज़ें और कहनी है। हमने जो कोशिश की करने की, अच्छा करने की हमारे मेंबर्स के लिए, हम SOPs जो बोलते हैं, टाइमली पेमेंट, शिफ्ट आवर्स, कन्वेंस, ये जो चीज़ें थी, हम उसके लिए कंटिन्यूसली 1.5-2 साल से लगे हुए थे। साथ साथ हमारे कुछ मेंबर्स बोल रहे हैं, देखिए टाइमली पेमेंट तो तब मिलेगा ना अगर काम होगा, काम ही नहीं होगा तो पेमेंट कहाँ मिलेगी, शिफ्ट आवर्स तब होंगे, आप लोग प्लीज़ हमारे लिए कुछ कास्टिंग करिए। हमने कहा सिंटा के संविधान में कास्टिंग नहीं लिखी हुई है, हम नहीं कर सकते। फिर भी कई मेंबर्स बार बार गुहार लगाते थे कि प्लीज़ आप कास्टिंग करिए। हमने कहा चलो ठीक है, करते हैं हम कास्टिंग। हमने कास्टिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया। हमने कहा कि लेट अस ट्राई इट, पहली बार, आज तक नहीं हुआ ना 1958 से अभी तक, लेट अस डू इट इन 2025 में हमने निर्णय लिया कि चलो कास्टिंग भी शुरू करते हैं। फिर हमने उसका, आज मॉडर्न ज़माना है, पोर्टल्स हैं, इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है। हमारे जो तेजस गांधी जी हैं, जो हमारी वेबसाइट और सब देखते हैं, हमने उनको बोला एक पोर्टल बनाइए जिसमें हमारे सारे मेंबर्स का डेटा, उनकी वर्क लिंक्स, वो कोई भी प्रोड्यूसर हो वो देख सकेगा इस एक्टर ने क्या काम किया हुआ है, उसकी हाइट क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी अलग अलग लुक्स क्या हैं। हमने ये पूरा एफर्ट किया, पोर्टल बनाया, कास्टिंग डायरेक्टर रखा। साथ साथ में मैंने मुकेश छाबरिया जी तो आप सब जानते हैं, बहुत ही सीनियर कास्टिंग डायरेक्टर हैं, पर्सनल दोस्त भी हैं। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, ऐसे मुकेश जी प्लीज़ हमारे मेंबर्स को आप काम दीजिए ना, जहाँ तक हो सके। बड़े सास को तो आप चलो समझते हैं कि प्रोड्यूसर बोलता है आपको, पर हमारे कैरेक्टर एक्टर्स हैं, इतने अच्छे एक्टर्स हैं, सीनियर एक्टर्स हैं, फंटास्टिक काम किया हुआ है। आपके पास शायद उनकी नहीं होगी प्रोफाइल, आप बनाएंगे उनके लिए। हमने उनको अपने AGM में बुलाया। इट वॉज़ वेरी काइंड एंड जेनरस ऑफ हिम। वो आए हमारे AGM में, उन्होंने लोगों को एड्रेस किया और उस दिन प्रॉमिस किया। मैंने तो उनको बोला महीने में 1 दिन हमारे एक्टर्स को मिलिए, बोले मैं हफ्ते में 1 बार मिलूँगा। ऑफकोर्स वो प्रैक्टिकल नहीं है, पर उन्होंने विद इन 2-3 वीक्स ऑफ दैट एक फैंटास्टिक सेल्फ इंट्रोडक्शन का एक्सक्लूसिव फॉर सिंटा मेंबर्स रखा, कैंप रखा, एंड ऑल आवर मेंबर्स वर सो हैप्पी। उसके बाद हमने 2-3 और कास्टिंग डायरेक्टर से टाई अप किया। कुणाल M शाह से मैंने रिक्वेस्ट करके उनसे टाई अप किया, वैभव हैं एंटी कास्टिंग के, उनसे किया। और हम ये सब चीज़ों में लगातार लगे हुए हैं। हमारी अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं हम ये, हमारे जो एक्टर्स हैं जिनको काम की ज़रूरत है, जिनकी फैमिली उन पे डिपेंडेंट है काम के लिए, ये सब हम लोग कर रहे हैं। और उसके बावजूद वो क्या सिर्फ बातें क्या निकालते हैं कि हम चिल्ला रहे थे। क्यों चिल्ला रहे थे भाई? डिस्कशन एंड आर्ग्यूमेंट्स आर पार्ट ऑफ एनी कमिटी, तो ये बातें होती हैं। और ऑल्सो एक और उनके इंटरव्यू में उपासना जी ने कहा कि ये जो स्टाफ है ये सिर्फ
पद्मिनी और पूनम का ही सुनते हैं और उनका इंक्रीमेंट किया है 7%, जिसमें वो भी थी, मेजॉरिटी से ये पास किया गया। आई डोंट नो, यू सी क्या है कि आप लोग ना हमारे मिनट्स देख सकते हैं, ना हमारे वीडियोस देख सकते हैं, ना हमारी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, तो मैं कुछ भी बोलूँ तो चलेगा। वही तो वो एजेंडा उन्होंने बनाया था, एग्जैक्टली एजेंडा उन्होंने, एग्जैक्टली, और ये सारा कुछ एज अ जनरल सेक्रेटरी उन्होंने पास किया था। सो इट्स वेरी सैड कि वो यहाँ वोटिंग के ऐसे अनाउंस कर रही है कि ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, हमें ये नहीं करने दिया। आप जनरल सेक्रेटरी हो, आप भी तो बोल सकती है, लेकिन आप क्या करते हो? सिर्फ आते हो और ये अच्छा, और ये एक्स स्टाफ लेट आया, एक्स वाई स्टाफ इतने बजे गया, और सीपी ठाकुर ने क्या बोला, राशिद मेहता ने क्या बोला, इन्होंने टॉम डिक एंड हैरी वो भी, आई मीन कम ऑन। हम लोग बोलते हैं ना कि नहीं, हम किसी एरे गहरे को नहीं दिखाने देते या देखने देते या कुछ, दैट मीन्स टॉम डिक एंड हैरी। उन्होंने बोला हमें गाली दी, ये गाली है क्या? आई मीन अच्छा, आप ये बोल रहे हो सब ये मीडिया में। अच्छा, ये सब छोटी बातें हैं, मेन चीज़ें हम वही तो मैं कह रही हूँ, इतनी छोटी छोटी बातें वहाँ बोली जा रही हैं। अच्छा, हम लोगों ने पहली बार 1958 से लेके 2025 तक फाउंडर्स डे किसी ने कभी नहीं मनाया था। लास्ट ईयर रज़ा मुराद जी का एक हमने वर्कशॉप रखा था, उससे 2-3 दिन पहले सतीश वासन जी ने मुझे पेपर निकाल के दिखाया कि देखिए 30 जून को हमारा फाउंडर्स डे है। मैंने कहा सतीश जी आज तक क्यों नहीं बताया? बोले अभी मैंने भी पेपर निकाला तो मुझे ध्यान में आया, शायद आपको नहीं पता है। तो आई अनाउंस दैट डे ऑन रज़ा मुराद जी शो कि कल नहीं, उसी दिन, सॉरी, इट वाज 30th। ऐसे आज हमारा फाउंडर्स डे है, सबको बहुत मुबारक हो, सब लोगों ने तालियां बजाई ये वो। तो कुछ मेंबर्स बोले ऐसा थोड़ी फाउंडर्स डे होना चाहिए, फाउंडर्स डे तो सेलिब्रेशन होनी चाहिए, मनाना चाहिए। तो ऐसे अगले साल हम ज़रूर मनाएंगे, इस साल एक दिन के नोटिस पे कुछ प्लान नहीं कर सके। सो दिस ईयर हमने बोला कि लेट अस सेलिब्रेट आवर फाउंडर्स डे। क्या होता है इनका, जब वो आता है ना प्रपोजल, तो वो कैसे क्वॉश करें वही उसी में लगे। नहीं, सिर्फ क्वॉश किस लिए किया जाए वो अलग बात है। हमें उस वक्त नहीं पता था कि जून में इन्होंने ऑलरेडी इलेक्शन करवानी है, ये सब तैयारियां कर चुके थे ये लोग, हमें नहीं मालूम था। बट जब मैंने प्रपोज किया, मैंने कहा चलिए एक इमरजेंसी ईसी मीटिंग रखते हैं, अप्रूवल लेना है सबका, फाउंडर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। 10-12 दिन बचे थे तब। तो बोले अरे इतना कम टाइम है। मैंने कहा कम टाइम क्या है, हम नीचे हमारे वेदा कुंभा ऑडिटोरियम है, अपने मेंबर्स के लिए सेलिब्रेशन है हमारी। तो आइडिएशन करते हो, पेंटर जी का आइडिया था कि सारे हमारे एक्टर्स को बोलो एक से, मैंने सोचा था सिंगिंग करवाएंगे, बहुत सारे हमारे एक्टर्स सिंगिंग करते हैं। पेंटर जी बोले बहुत मिमिक एक्टर्स भी हैं, बहुत अलग अलग हुनर वाले लोग हैं, लेट देम ऑल परफॉर्म एंड शो देयर टैलेंट। आई सेड ग्रेट आइडिया। तो जब हमने जूम के ऊपर ईसी मीटिंग की, सब ने, ये जो 11 हैं, 11 में से आई थिंक 9 तो होंगे ही उधर, सब आ गए थे, सब जूम पर आ गए थे मना करने के लिए। नहीं, आप तो दिखे नहीं, कितने महीनों से दिखे नहीं, आज अचानक ऑनलाइन आ गए। अच्छा, ऊपर से भी बोले वी कांट वेस्ट मनी। अच्छा, वेस्ट मनी, मेंबर्स के पैसे हैं, मेंबर्स पे ही खर्च होंगे, उनके लिए ही होगा। नो नो नो, वी कैन नॉट डू दैट। और हमारे जो ट्रेजरर जी हैं उन्होंने बोला अच्छा मैं 20,000 पास करता हूँ। उनका 20,000 पास करते हैं, मेरे उनका खाना पीना, उनका जो भी हम ऑडिटोरियम लेंगे, सब कुछ, स्टेज लाइट्स जो भी है, लेजर हमने पीछे एलईडी लाइट लगवानी थी। तो 20,000 में हो सकता है क्या ये? हमने कहा ओके कुछ पैसे नहीं चाहिए। आई सेड आई विल गिव 50,000। पद्मिनी सेड आई विल कंट्रीब्यूट। हम लोगों ने बोल के ये कि वी विल कंट्रीब्यूट, कुछ नहीं चाहिए सिंटा से। हम लोगों ने वो पूरा शो किया, डिनर फॉर हाउ मेनी पीपल, 400-500 पीपल। एंड एक्टर्स ने जो परफॉर्मेंस की मैं आपको क्या बताऊं, और उनको इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। और उसके बाद फिर शुरू हो गई अगली कहानी। ये लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, इलेक्शन के लिए मार्केटिंग शुरू हो गई। ये लोग चाहते हैं कि मतलब इलेक्शन, मैंने कहा जून में, अभी कहा मई में है ना इलेक्शन, अभी से हम क्यों मार्केटिंग करेंगे? नहीं, हाँ 1 साल पड़ा हुआ था। हमने कहा ये बार बार मार्केटिंग, तभी मेरा कहने का मतलब है उनका प्लान तब से शुरू हो चुका था मन में कि इलेक्शन करवानी है जल्दी, इन लोगों को कैसे निकलवाएं हम लोग करें। क्योंकि हमने ना कई बार
इमोशन में आके थक के इरिटेट होके बोला था अगली इलेक्शन में तो हम नहीं खड़े होंगे भाई, बस तौबा, हमें नहीं और करना। हमने 2-3 बार शायद बोला होगा, तो उनको लगा ये लोग तो भाग जाएंगे या इलेक्शन कराएंगे और वील गेट आवर पीपल जो वाकई हमारी बातें मानेंगे। तो ये बार बार जो सिंपल थिंग ऑफ सेलिब्रेशन एंड रिस्पेक्ट टू आवर फाउंडर्स। अच्छा, पहले तो होल प्रक्रिया शुरू की कि है ही नहीं फाउंडर डे 30 जून को। सर है ही नहीं मतलब ये देखिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस है, प्रूफ दिखाया फिर भी बोले नहीं ये तो है ही नहीं, वो तो 1939 या 26 ऐसे। मैंने कहा इंडिपेंडेंस से पहले कि आपको हमारा नहीं, हमारा 1958 में कैरेक्टर आर्टिस्ट एसोसिएशन था, उस पर पूरा सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है किस दिन को। फिर वो टीवी आया उसके अंदर किसका दिए, बट वो मानने को तैयार नहीं थे। और दुख इस बात का है उस दिन उनका एक कैंप लगा हुआ था सिंटा बिल्डिंग में 5 फ्लोर पे, जिसमें जनरल सेक्रेटरी थी, बाकी जितने मेंबर्स थे मैं नाम भी नहीं लेना चाहती उन लोगों का भी, ईसी के इलेक्टेड मेंबर्स सब बिल्डिंग में थे, नीचे नहीं आए, नीचे कोई नहीं आया। ट्रेजरर आ गए, पर ट्रेजरर आ गए, हाँ ट्रेजरर लाइक्स बीइंग फोटोग्राफ्ड यू सी। सो बट मैं ये कहूँगी हाँ ये सर्टिफिकेट है, हमने दिखाया 1958 तो ये स्थापित हुई थी सिंटा। हाँ तो ये सिंटा उस टाइम CAA के नाम से नहीं, पर उसमें पूरा इसमें रिकॉर्ड दिया हुआ है कि कौन से साल में फिर ये। उसके बाद देखिए जैसे बदलता गया ना, जैसे टेलीविज़न आ गई, फिर उसके बाद टेलीविज़न आ गया, फिर ऑब्वियसली फिर सिंटा हो गया ना, सिने एंड टेलीविज़न आर्टिस्ट एसोसिएशन, तो टेलीविज़न भी जुड़ गया सिंटा के साथ। सो एनीवे दुख ये बात का था कि बिल्डिंग में होते हुए जनरल सेक्रेटरी जैसी सीरियस रिस्पॉन्सिबल पोस्ट कि इस औरत ने नीचे तक नहीं आई, अपने मेंबर्स को हैप्पी फाउंडर्स डे। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप 4 घंटे रुक के सबकी परफॉर्मेंसेस देखते, एटलीस्ट आके उनको एक विश तो कर सकते थे ना लोगों को, आप रिस्पेक्ट तो दे सकती थी अपने मेंबर्स को जो सब वहाँ बैठे हुए थे। सो दैट वाज वन ऑफ आवर अदर एफर्ट्स कि हम फाउंडर्स डे को सेलिब्रेट करें। हमने आई कैंप्स रखे, डॉक्टर्स के साथ टाई अप किया, फ्री अलग अलग कोशिश की हॉस्पिटल्स के साथ 50%, 30%, 20% जितना डिस्काउंट मिल सके सबको मिलते थे, हम बुलाते थे अपने ऑफिस में, टाई अप एम्पैनलमेंट करते थे हॉस्पिटल्स के साथ। मल्टीपल वर्कशॉप्स हमने करवाई एक्टिंग के लिए, कैमरा के लिए, वॉइस, डायलॉग, सब चीज़, एक्शन की हर चीज़ हमने कोशिश करते थे पूरा साल करें ये सब चीज़। लास्ट ईयर हमने जब डायग्नोस्टिक का मैंने सबर्बन वालों से टाई अप करके 84% डिस्काउंट लिया ब्लड टेस्ट के लिए, जो 12,000 समथिंग का पूरा पैकेज होता था वो उनको शायद 2-2.5 हज़ार में मिला। उसमें हमने कहा 50% सिंटा देगी, आप सिर्फ 500 रुपये 600 रुपये दीजिए, आप अपनी पूरी फैमिली को लेके आइए, सबका करवाइए टेस्ट, बिकॉज वी नो कितना महंगा है ब्लड टेस्ट, इज़ नॉट अ ईजी थिंग टुडे। फिर फ्री कैटरैक्ट आई सर्जरीज, फिर इंटरैक्टिव सेशन, पहली बार हिस्ट्री ऑफ सिंटा में हुआ कि हम AGM की वेट नहीं करेंगे, मेंबर्स हमसे जब बात करना चाहेंगे, मेंबर्स अपॉइंटमेंट लेके प्लीज़ वंस अ मंथ आइए, हमसे बातचीत करिए, जो भी इसी का अवेलेबल होगा आपकी बात सुनेगा, आपकी राय ली जाएगी। तो ये जो कास्टिंग की हमने बात की, ऐसे ही एक एफर्ट से लोगों की मेंबर्स की सजेशन की वजह से ही ये बात निकली। तो हम हर बार ये कोशिश करते थे। और एक बात बताऊं, आज के दिन 23 अगस्त को हमारा एक यहाँ पर इस जगह पे कैंप लगना था, एम आई राइट? हाँ, और क्योंकि हमारे माने सिंटा के अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए गए हैं, हम ये कैंप नहीं लगा सके। मतलब किसका नुकसान हुआ? मेंबरों का नुकसान हुआ। प्योरली किसकी वजह से? एक्स जनरल सेक्रेटरी की वजह से, एक्स ट्रेजरर की वजह से, क्योंकि उन्होंने हमारे अकाउंट्स फ्रीज़ किए। क्यों किए? क्या सबूत है उनके पास? वो साबित करें प्लीज़। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि ये कमिटी डिसॉल्व नहीं हुई है, भंग नहीं हुई है। और अगर आप कह रहे हो कि लेबर कमिश्नर से, लेबर कमिश्नर ने कहा है कि EGM या ये कमिटी डिसॉल्व हुई है और ये EGM इलीगल है, हमें बताइए, साबित कीजिए, प्रूफ दीजिए, मैं देखना चाहूँगी। अच्छा, उनके ये इनका कोट है, आपका पैसा सेव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हमें, ये बोला है वो बात मुझे। हमसे जैसे पैसे को कुछ डेंजर है, हम लोग पता नहीं डाका मार लेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं ऑपोजिशन की भी नजर होगी पूरी तरह से, तो उनको क्या संदेश देना चाहिए? क्या उनको लगने लगा है कि आप लोग मायूस हो गए,
चुके हैं, इससे आगे का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्या आपकी प्रक्रिया होगी उसके बाद में कुछ आपको हम मायूस लग रहे हैं? आज मायूस लग रहे हैं? आज हम आपको मायूस लग रहे हैं, आपको लग रहा है? हाँ, पर जो चीज़ गलत है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम उसके पक्ष में नहीं हैं। फाइस को बोलना फेडरेशन को कि हम इलेक्शन बुला रहे हैं सिंटा की, वो कौन होते हैं हमारी इलेक्शन उनको बुलाने के कोई लिए? अधिकार नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फाइस का नामो निशान नहीं है। अच्छा, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में छोड़िए, उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है 29B उनका कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसमें लिखा है दे कैन नॉट इंटरफियर। Anyone wants to say anything, please? इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस हाँ? यस Yeah. मोस्ट इम्पोर्टेंट Yeah, most important. सिंटा अपने इलेक्शन खुद करवा सकती है, FWIC या किसी की जरूरत नहीं है सिंटा। इलेक्शन अपना अगले मई में होता है, 1 मई, 3 साल पूरा करने के बाद। अच्छा, अभी जो अगर नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं तो क्या आपको लगता है आप लोग और आपकी टीम फिर से दोबारा जीत के आएगी? अगर जीत के आती तो क्या देखिए करना देखिए चाहिए? वो बात की बात है, हम उसके लिए नहीं कुछ कर रहे हैं ना। और और मैं ये बात आपके जवाब में ये कहूँगी, तो पद्मिनी जी डजंट वांट टू से इट, जो लोगों की सपोर्ट हमको मिल रही है, हम लोगों ने, मैं पहली बार हम बात कर रहे हैं वैसे मीडिया से या किसी से भी पहली बार एड्रेस कर रहे हैं, लोगों की जो सपोर्ट अंधाधुन, आजकल व्हाट्सएप के टाइम पे इतने सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स बना के एक मिनट, कैन आई शो देम दिस वीडियो? तो देखिए, अगर उनको ये बात कहनी थी, जो प्रेस से बोल रहे हैं, डीजीएम बुलाया गया था, उनको भी निमंत्रण दिया गया था, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, आके अपनी बात कह सकते थे, लेकिन डीजीएम में आकर के हमारे सभा के बीच में बोल करके बाहर बोल रहे हैं, मतलब समझ लीजिए कि क्या है, उनका पाँव है कि नहीं। बाहर बोलने की जरूरत ही नहीं है, हमारे मेंबरों को आके आप जवाब दो ना, या जो भी आप कहना चाहते हो, जो भी आप हमारे बारे में, चलिए हम, मैं और पूनम जी गलत करें, आप आके बोलिए वहाँ पे, मेंबरों को बताइए कि हम इस परेशान हैं, हमें बोलने नहीं देते, ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते, वहाँ आकर बोलिए ना सबके सामने। आप बाहर जाके किसको पड़ी है, क्या चल रहा है सिंटा में, आप बताइए। जनरल सेक्रेटरी मैडम, वो 5 तारीख की इमरजेंसी मीटिंग में पूनम जी बोली, पद्मिनी जी बोली, राशिद भाई बोले, पेंटल जी बोले, राकेश बेदी जी बोले, मैं बोला, कम से कम 5-6 बार बोला कि ऐसा करो कि इमरजेंसी मीटिंग बुला लो और वहाँ आप अपना क्या कहते हैं बात रखो और वहाँ पे आप रेजिग्नेशन दे दो। अगर पब्लिक मानेगी तो कमेटी गिर जाएगी और अगर नहीं मानेगी तो वी विल कैरी ऑन, क्योंकि 9 महीने तो बचे हैं। ये भाई साहब इसीलिए हुआ था, उनको अपनी बात आके कहें। देखिए, सिंटा इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, एक स्वायत्त संस्था आहे आणि आय एम सेइंग दिस इन मराठी इन केस यू ऑल वॉन्ट टू दिस थिंग, FWICE ला अधिकार नाही आहे आमचे री-इलेक्शन्स करायला. आम्ही आमच्या संविधानाच्या हिशोबाने चालणार अँड दॅट इज फायनल. थँक्यू. हाँ जी, आपका सवाल? एक तो लेबर कमिश्नर का 10 अगस्त का जो ऑर्डर आया है वो क्या कहते हैं? क्या? 10 अगस्त का लेटर है। बोलिए, हाँ बोलिए ना, हमें बताइए. मराठी की तो नहीं है। हाँ बताइए ना क्या लिखा है उसमें. नहीं, मराठी में भले ही हो, आपने ऑब्वियसली उसका ट्रांसलेशन किया होगा ना, वो क्या लिखा उसमें कि शायद जो ईसी है वो कंपनी कर सकती है। और रिजॉर्ट उसमें ऐसा कहा गया है कि अगर सिंटा के संविधान के अनुसार ये सही है तो कर सकते हैं, अगर सिंटा के संविधान के अनुसार नहीं है डीजीएम नहीं कर सकते. यही गलतफहमी हो गई सर, क्योंकि रजिस्ट्रार को अथॉरिटी नहीं है ना ईजीएम रोकने की ना एजीएम रोकने की. और 11 नंबर ने क्यों रिजाइन किया? अभी इतना पूरी राम कथा हुई है, आप पूछ रहे राम कौन था. ये जवाब मैं दूं? बोलिए. सिंटा को साबोटाज करने के लिए इन सब लोगों ने पहले से प्लान करके रखा था, इसीलिए इन 2 देवियों को भी बुलाया था कि वो लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे. जब इन्होंने हाँ में हाँ मिलानी बंद कर दी, उनकी खुद की नहीं चली, तो उन्होंने सिंटा को साबोटाज करने का पूरा प्रोग्राम बना लिया और सबके सब छोड़ के चले गए. उनको लगा कि भाई कोई है ही नहीं. आ गए हम लोग, क्योंकि हमको पता था ना, हम तो भुगत भोगी है ना पहले से. टीना जी, अभय जी, उन्हीं के हाथों हम भी तो भुगत भोगी हैं, झेले हुए हैं. जो वो खुद हम लोग को काम नहीं करने देना चाहते थे, वही काम वो इनको नहीं करना देना चाहते हैं. इसलिए हमने कहा ठीक है, सिंटा हमारी है, हमारी जिम्मेदारी है. सी वो कंट्रोल करना चाहते हैं. So let's ask, उनका आंसर मैं सही से दे दूं. वो पत्र क्या कहता है सर? वो पत्र ये कहता है कि अगर आप अपने संविधान के हिसाब से
अगर चलोगे तो हमें कोई आपको रोकने का अधिकार नहीं है। वो पर अगर आप अपने संविधान के अधिकार से नहीं चलते तो फिर आप ये ईजीएम नहीं रख सकते। अब ये है तो जब हम अपने संविधान से चल रहे हैं, हमारा लीगल काउंसिल हमें गाइड कर रहा है और जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेप्स लिखे हैं उसको हम टोटल फॉलो कर रहे हैं, तो फिर उनका उन्होंने बोला 13 तारीख को फिर उन्होंने हमको एक जवाब दिया। एक्चुअली 11 तारीख को जब ईजीएम था, पूनम जी पद्मिनी जी ईजीएम है बताइए 5 से 6 बजे है ना, और दोनों जो है लेबर कमिश्नर के ऑफिस में 5 बजे तक बैठी हैं बीकेसी में। आप बताइए, और तो वहाँ उन्होंने बोला कि भाई आपने ये कैसे लिख दिया, ये भी आपने कैसे लिखा ये बताओ। तो उन्होंने बोला अरे आम्ही काय हे असं नाही लिहिलंय की स्थगित केलं आहे म्हणून, आम्ही म्हणतोय की भाई अगर तुम्ही फॉलो नहीं करणार रूल तब हम क्या कहते हैं स्थगित बोल रहे हैं। आप फिर अपने उन्होंने- संविधान के हिसाब से हाँ, चलिए, अगर तो आप 13 उसके सुनिए तो 13 तारीख को उन्होंने बाद में इनके एफर्ट से 13 तारीख को एक लेटर दिया जो कि पूरे व्हाट्सएप में हमने डाला अपने मेंबरों को, मतलब कि भाई देखो ये लेटर में वो कह रहे हैं हमारा कोई अधिकार नहीं बनता आपको रोकने का, आपके इंटरनल अफेयर्स में हमारा कोई हक नहीं बनता, ये लेबर कमिश्नर कह रहा है, बशर्ते रजिस्ट्रार बोल रहे हैं। हाँ रजिस्ट्रार कह रहा है बशर्ते कि आप फॉलो करें। कायदे को फॉलो Constitution करें, follow तो करें। वी आर फॉलोइंग कायदा है ना। WICA का क्या रोल है कि उन्होंने डीएम तिवारी जी ने बोला कि हम रिजॉल्व कर रहे हैं और 12 सितंबर को इलेक्शन कर। अच्छा अभी मान न मान मैं तेरा मेहमान, सुनिए, अभी आपके उनको- घर को अगर मैं कहूँ मेरा घर है आपका घर, और मैं बोलता रहूँ मेरा घर है और मैं आपके घर में फ्रिज लाऊंगा, फ्रिज में पानी पीऊंगा, अब मैं बोलता रहूँ ना, क्या आपको क्या फर्क नहीं पड़ता है? सुनिए, FWIC को अपनी एसोसिएशन स्थगित करने का हक है, डिसॉल्व करने का हक है, इलेक्शन करने का हक है, सब कुछ अपनी एसोसिएशन को करने का है ना। हमारी एसोसिएशन में कैसे वो इंटरफेयर कर दखल सकते हैं? अंदाजी नहीं कर सकते। बोलते हैं कि जो वो कुछ भी बोले, छोड़िए ना। सिंटा का भी नाम है। सुनिए, हम अफिलिएटेड, सुनिए हम सबसे पहले तो हम अफिलिएटेड थे जी, अब हम डिसअफिलिएट हो चुके हैं, दूसरी बात। तीसरी बात, हम अगर अफिलिएट भी होते तो उनका कोई अधिकार नहीं होता, कोई उनका हक नहीं बनता कि हमारे इलेक्शंस में वो दखल अंदाजी Yes. करें। उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन में है। इंटरनल मैटर्स पे किसी भी यूनियन के, खाली सिंटा के नहीं, उन्हीं केस में लिखा है किसी के भी इंटरनल मैटर्स में हम लोग दखल अंदाजी नहीं कर सकते। अब क्या है प्रॉब्लम ये है कि भीड़ तंत्र का राज है, और क्या कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो समझ रहे हैं। 2-4 जगह उन्होंने इस तरीके का मोडस ऑपरेंडी किया है उन्होंने। अब यहाँ जो है अभी अगर जैसे हम जैसे एक एसोसिएशन है, हम संस्था है, हम अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम 21 मेंबर मिल के हम AGM में पास करें कि हम XYZ 5 के साथ हम ये कर सकते हैं, है ना, हम इलेक्शन कर सकते हैं, हम हमारी कमिटी यहाँ पे एक प्रस्ताव रख के हमारे ही AGM में हम पास करें, लेकिन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लेकर आ रहे हैं ना। अच्छा आपको एक बात उनकी बताऊं? कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो नहीं कहता ना कि सिंटा वो करेगा। अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट बात भाई साहब आप ये समझिएगा कि जो इससे पहले पिछली कमेटी थी शायद 6 साल या 8 साल, सिंटा जो है फाइस के साथ FWIC के साथ मेंबर नहीं था। हम अपना ही, क्योंकि पिछले जो कमेटी में समझदार लोग थे, एक्चुअली वही मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने को दोषी मानता हूँ कि मैंने भी बड़ा हल्ला किया था, अरे हमें फेडरेशन चाहिए। वो तो अब जब चोट लगी है तो पता चला है कि कितना गलत था मैं। तो उस समय मैं बता रहा हूँ आपको कि जो पुरानी कमेटी थी 6 साल या 8 साल, 22 से हम 6 साल 7 ईयर्स 7 साल हम लोग फेडरेशन के मेंबर नहीं थे। ये कोई नई चीज़ नहीं है, बिकॉज उस समय की कमेटी समझदार थी। उन्होंने बोला यार इनके साथ ये रिकॉर्ड्स आ रहा है, वो रिकॉर्ड में हम फंस जाएंगे, फुकट में उनका केस हम लड़ेंगे, पैसा हमें देना पड़ेगा, तो वो अलग हट गया। अब क्या है, वो समझदार थे, हम लोग ये लोग नए थे, और मैं भी थोड़ा एक और बात बता नहीं। FWIC का रिकॉर्ड देखिए, हिस्ट्री ऐसे कई यूनियंस को तोड़ चुके हैं। राशिद भाई बताएं। उनकी सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है कि जब अकाउंट फ्रीज हो चुका है तो आप कार्य कैसे करेंगे, उसके लिए अब क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या प्लानिंग है आपकी? हमारा लीगल See, that is the whole thing. It's an illegal thing. The bank has to take cognizance. See, Deepak Parashar has a right to say, I am no more the treasurer, so my signing authority is gone, just to inform you, right? Upasana Singh can say, I am no more the general secretary, so my signing authority is gone. Till the new people come in place, we will not be signing any checks. उधर तक ठीक है बात. And it has to be
एग्जैक्टली। प्लेन पेपर अब वो एक प्लेन कागज के ऊपर उन्होंने जिस तरीके से लिखे हैं, ऐसे कोई ऑफिशियल चिट्ठी बताए मुझे बताइए, कोई बैंक की भी गलती है, बट आर लीगल पीपल आर वेरी स्ट्रॉन्ग। उन्होंने हमें बहुत अच्छी सलाह दी है, हर जगह पे गाइड किया है कि कोई चीज़ गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होना चाहिए। बार बार वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के हमें गाइड करते हैं कि ये हमारे लॉज हैं, हमारे बाई लॉज हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, वी आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग, हमारी बाइबल है वो, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। हम फंड्स लेकर आए और हम खाने वाले पैसे, मतलब आप सोचिए। सुनिए एक और बात, हमारी 50,000 रुपए आपने खर्च कर दिए मीडिया पे और नाश्ते पर। हाँ फिर से बोलिए। उपाध्याय जी ने आप पे आरोप लगाया कि हेमा मालिनी जी से आपने 5 लाख का फंड लाया, 50-60 हजार रुपए आपने मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नाश्ता किया, उसको रिक्वेस्ट कर दी। जब इतने बड़े सुपरस्टार पर इस तरह के तुच्छ इल्जाम करते हैं तो दिस रिफ्लेक्ट्स ऑन द पर्सन। आप खुद मतलब आपकी खुद की क्या सोच है। अच्छा, नहीं, और दूसरी चीज नाश्ता हम लोगों ने नहीं प्रोवाइड किया। हाँ नाश्ता हमने प्रोवाइड नहीं किया, और ये पास हुआ था वो भी उसमें थी ये मेजॉरिटी। मैंने कहा हम कोई भी सिंगल चीज हम सिंगल हैंडली यूनिलैटरली हम डिसीजन नहीं ले सकते। अच्छा, ये मेजॉरिटी में पास होता आप है। बोलेंगे उससे अच्छा मैं आपका पक्ष रखूं तो ज़्यादा बेहतर है। क्या हो गया कि जब इनको ऑफर आया कि भाई सिंटा को हम 5 लाख रुपए देने को तैयार हैं, हेमा मालिनी जी बोली और अनिरुद्ध भाई बोले 5 लाख देने को तैयार है, तो फिर इन्होंने वो प्रपोजल इसी मीटिंग में रखा। ठीक है, इसी मीटिंग में एजेंडा में भी रखा, फिर इसी मीटिंग में इसका डिस्कशन हुआ। अच्छा डिस्कशन हुआ तब इन्होंने बोला कि उन्होंने एक शर्त रखी है, उन्होंने बोला है कि फेडरेशन का सिंटा का एक बहुत बड़ा ऑफिस है और आप लोग सुपरस्टार्स हैं, तो आप लोगों के बाकी और मेंबर्स भी अगर आएंगे तो जो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे उसमें हमारा थोड़ा सा एक अच्छा मार्केटिंग हो जाएगा। तो ऐसा करो कि आप क्या कहते हैं एक 50,000 के तकरीबन खर्चा आएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आप करिए। तो हमने अपना पता किया तो एक 60,000 का खर्चा आया, तो 50 से 60,000 हमने उस इसी मीटिंग में पास कराया, जिसमें एक्स जनरल सेक्रेटरी मौजूद थी, ट्रेजरर मौजूद थे, और पास हुआ और तालियां बजी इनके लिए, पद्मिनी जी के लिए, कि 5 लाख तो आ रहा है, अंदर तो आ रहा है, 4 लाख आ रहा है। अच्छा उसके बाद फिर क्या हुआ, ये इन्होंने कहा कि देखो क्या है कि हेमा मालिनी जी हमें 5 लाख रुपए दे रही हैं, भले उसमें 40-50,000 60,000 रुपये इसमें खर्चा हो जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ऐसा करते हैं कि उनको एक अच्छा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन अपनी तरफ से, क्योंकि हमारी मेंबर रही हैं, हमारी सिंटा मतलब कोर्ट में वो ट्रस्टी रही है ना, तो हमने बोला कि उनको टोकन ऑफ एप्रिसिएशन में कुछ देना चाहिए। अच्छा अब उनको कुछ देंगे तो 5-10 हज़ार रुपये की तो चीज़ नहीं देंगे, तो हमने बोला कि ऐसा करते हैं लाख रुपए का राउंड फिगर बना लेते हैं, 60,000 के आसपास वो खर्चा आएगा। और अनिरुद्ध बोला कि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग आएंगे उनका खाना पीना का सब बंदोबस्त मैं करूँगा, आप खाली प्रेस का खर्चा करिएगा और अपना ऑफिस दीजिएगा, क्योंकि हमारा एक ऑफिस बहुत बड़ा ऑफिस है। तो फिर इन्होंने बोला तो ऐसा करते हैं कि राउंड फिगर करते हैं 40,000 रुपये जो है कुछ एक ऐसा गिफ्ट देंगे जो थोड़ा सा वो नहीं तो रखे। अगर हेमा मालिनी जी के पास अभी इतने 60 साल में तमाम गिफ्ट्स होंगे, अगर हम ऐसा कुछ गिफ्ट दें जो वो उनके ड्राइंग रूम का भी शोभा न बढ़ाए, तो क्या मतलब है ऐसे गिफ्ट देने का। आपको बताएं ये फोटो हमने पेंटिंग बना के गिफ्ट दी है। ये पेंटिंग हमने कहा हेमा जी चेरिश करेंगी, उनके लिए एक अच्छी मेमोरी होगी, और हमने ये बनवा के उनको गिफ्ट दी। और ये कोई 40-50 हज़ार की नहीं थी, कीमत नहीं बताना चाहती मैं, क्योंकि हेमा जी को हमने बहुत दिल से प्यार से इज्जत से दिया है। और मैं बैठ के 2-3 घंटे फोटोग्राफर की दुकान में बैठ के हमने ये बनाया, तो ये गिफ्ट दी हमने। देखिए ऑप्शंस बनाए, ये फ़ोटो बनाए, ये फ़ोटो बनाए, ये इतनी मेहनत करके हमने ये सोचा कि हेमा जी को एक ऐसी चीज़, एंड शी रियली लाइक द पिक्चर, धर्म जी की और उनकी अच्छी ब्यूटीफुल फोटो थी। तो हाँ राशिद भाई एक्चुअली हमारे बहुत बड़े बड़े ए लिस्टर्स हैं, एक्टर्स, जिनका बहुत सपोर्ट है सिंटा को फाइनेंशियली। तो इसके बारे में राशिद भाई एंड अभय भार्गव जी कुछ कहेंगे। एक मिनट रुकिए। एक इनको स्टेटमेंट देनी थी उसके बाद। कोविड में जैसे सलमान खान ने 15 करोड़ फेडरेशन को दिए थे, और वो 15 करोड़ में से बाकी एसोसिएशन और उनको भी डिवाइड कर रहे थे,
और हमारे लगभग 2500 मेंबर्स को 2 बार उन्होंने 2 बार 3-3 हज़ार एक टाइम पे सबको दिया, और ये डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाता था। हमने फॉर्म का एक सिस्टम किया था। फिर अमित जी ने बिग बाज़ार का 1,500 का बिग बाज़ार का उन्होंने कूपन दिया था। हाँ, कल्याण ज्वेलर्स और बाकी लोगों का, और भी आर्टिस्टों ने, काफ़ी लोग ने दिया था। ऋतिक रोशन, तो ये सब चीज़ें, ऋतिक रोशन भी है उसमें, अजय देवगन है, और भी लोग हैं, अक्षय है, सारी चीज़ें। चलिए, और सब चीज़ें हमने क्या किया या उन्होंने क्या किया। मैं उपासना सिंह जी, दीपक पराशर जी और उनके जो बाकी के जो 9 लोग और हो, 9 या 10 जो भी है, उनको आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि अगर ऐसा है तो वाई नॉट एक EGM या AGM बुलाते हैं और सबका पर्दाफाश करते हैं। आप भी आइए, हम भी आते हैं, बुलाइए अभी 1 हफ्ते के अंदर अंदर, वाई नॉट, अगर इतना ही है तो। लेकिन नहीं, छुप छुप के वार करने हैं। रोज सुबह व्हाट्सएप पे एक तीली छोड़ देनी है। किसी के 2 पेट्रोल पंप है, उसके पास 2 पेट्रोल पंप है या 3 पेट्रोल पंप है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन माचिस की एक फैक्ट्री तो जरूर है उनके पास। देखिए, CAWT जो हमारा ट्रस्ट है, उसकी उस ट्रस्ट की एकमात्र जीवित फाउंडर ट्रस्टी है, फाउंडर हैं आशा पारेख जी। उनकी भी बात नहीं सुनते वो। बाकी सब ऑब्वियसली वो है नहीं, गॉड ब्लेस देम, बट उनकी भी बात नहीं सुनते। तो आप सोचिए, क्योंकि वो उनको क्रिटिसाइज करेंगे अगर वो गलत करेंगे। उनका कहना है कि ट्रस्ट बना किस लिए था, आप लोग वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं। ये जब पूछती हैं, अगर वाहवाही कर रही होती तो सुन लेती उनकी बात, क्योंकि वो उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए, CAWT इतना बड़ा ट्रस्ट है, सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प और 5,000 टू मेंबर्स देता है। 20 मेंबर्स को मिला के 1 लाख रुपया अंदाजन बनता है। पूरे साल में आप 12 लाख रुपए हेल्प करने वाले हमारे मेंबर्स को, तो फ़ायदा क्या है। पॉस्टमस हमने खुद बोला कि आपके पास पैसे नहीं है, सिंटा देगा, और हमें अक्सर ये कहा गया है, तो सिंटा के पास इतना पैसा है, हमारे पैसे के ऊपर काफ़ी नज़र है उधर। बार बार कहा जाता है कि ये चीज़ें बाहर एक्चुअली हम बोल नहीं सकते, लेकिन जब बाहर निकल गई हैं तो हमसे ये अभी हमें बोलना पड़ रहा है कि हमसे बार बार ये पूछा जाता है, फिर सिंटा क्या करेगी। सिंटा के पास 18 करोड़ है, सिंटा क्या करेगी। सिंटा को जो करना है वो करेगी ना। आप CAWT हो, आप ट्रस्ट हो, आप करो। आपको जो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको बनाया किस काम के लिए है, टू रेज फंड्स, हेल्प द सिंटा मेंबर्स। और हाँ, बीच में ये भी हुआ था कि सिंटा मेंबर्स कंपल्सरी ऐड किया गया था, उनको करना ही है। दे ट्राई टू रिमूव दैट। फॉर्चुनेटली अभी वो उन्होंने, हम लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया कि अभी निकाल दिया उन्होंने, क्योंकि काफ़ी उस पर हम लोगों ने। हाँ, अच्छा चलिए, आप कुछ पूछ रहे थे, सॉरी। एक सभी आप अच्छे दोस्त हैं, कलाकार हैं, ये चीज़ें अक्सर परिवार में भी होती है, हर कमेटी में होती है, सोसाइटी की हो या सिंटा की। तो अगला स्टेप क्या होगा आपका? ये लड़ाई काफ़ी हद तक जा सकती है। I mean that we can't now disclose ना। अभी हम जैसे हमारा लीगल हमें समझाएगा वो हम उस हिसाब से चलेंगे। सिंपल सी बात है। हम सिर्फ हमारा घर बचा रहे हैं। 18 साल की जो मेहनत है, एक संस्था है, उसे बनाए रखने के लिए 1958 से बनी हुई संस्था, ऑलमोस्ट 70 years, 68 years। तो तकलीफ इसीलिए प्रॉब्लम में लाने की कोशिश की इन लोगों ने। आप सोच सकते हैं। Obviously, we are following the. Yes, we have. That's what we are already in the process. See, everything is on paper. We write to them. They write our legal forms the letter in a proper format. So, वो सब चल रहा है simultaneously, telling FWICE कि they are not our affiliates. We are not their affiliate anymore, and they have no right. They've been told that. We've told the banks that this is the situation, and I think we should now finish our conversation. Thank you. अंबोली पुलिस स्टेशन पहुंच गया, पुलिस की तरफ से भी एक्शन। हाँ, अम्बोली पुलिस स्टेशन की बात आपने निकाली तो आपको ये भी बात बताऊं। अच्छा, प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो हमारी एक्स जनरल सेक्रेटरी हैं वो थोड़ी कंफ्यूज हैं।
कभी तो वो अपने आप को जनरल सेक्रेटरी जाके दिखाती हैं जगह जगह। अम्बोली पुलिस स्टेशन में गई एज जनरल सेक्रेटरी। अगर उनके हिसाब से कमेटी डिसॉल्व हुई है तो वो अपने आप को जनरल सेक्रेटरी कैसे बोल सकती हैं? और फिर कहीं और जाती हैं एक्स जनरल सेक्रेटरी बोलती हैं, मीडिया में एक्स जनरल सेक्रेटरी बोलती हैं। तो क्या है चक्कर? क्या ये आप उनसे पूछिए ना। हमें ये मजबूरन करना पड़ा। ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी बात है कि इनकी लड़ाई देखना एक कलाकार। बिल्कुल, हमें शर्मिंदगी लगी। हमें लगा कि हम लोग का करियर 45 to 50 इयर्स ओल्ड है, पद्मिनी का और मेरा। आज तक हम लोगों के ऊपर कभी इस तरह के लांछन, इस तरह की गलत बातें आज तक नहीं। हमने इज्जत, डिग्निटी, 15 साल की उम्र से हम लोग इंडस्ट्री में काम और देखिए जो ऑडियंस है, जो देखने वाले हैं वो समझदार हैं। तो क्या हमें है? सिर्फ हमारे मेंबरों को सेफगार्ड करना है, उनकी मदद करनी है, बस यही है। सिर्फ और क्या है, क्योंकि आप लोगों के- उन्होंने जो बोला है मीडिया में हमें क्या है कि आप लोग क्योंकि मीडिया में हो और आपने देखा कि 8, 9, 10 तारीख से उन्होंने एक ब्लिट्जक्रिग मतलब बिल्कुल तूफान मचा रखा है। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी लोगों तक पहुँचे। हमारे मेंबर्स ने बोला कि तूफान नहीं है, स्मोक गंध मचा रखा है। हाँ, It's मतलब- very, there's no Whatever. dignity in anything they're saying because they're very senior actors at stake over here. एंड व्हाट इज हैपेंड इज दे हैव एक्चुअली उन्होंने प्रूव कर दिया, क्योंकि वो बार बार ये कहते हैं कि हमें इंटरव्यू में नहीं आने दिया, हमें मीडिया से दूर रखा। तो अभी उन्होंने ये एक मतलब खुद के लिए ये एक शुरू किया है, मतलब पब्लिसिटी लेने के जो भी कह सकते हैं। अनफॉर्चुनेट प्रोपेगेंडा एंड यू नो हाउ बिकॉज whatever they may have felt. अगर वो किसी ऑर्डिनरी पर्सन के अगेंस्ट बोल रहे होते तो शायद मीडिया कवर भी नहीं करता। क्योंकि पूनम ढिल्लन पद्मिनी कोल्हापुरी के अगेंस्ट बार बार बोल रहे हैं तो लोग एटलीस्ट सुन तो रहे हैं कि अच्छा क्या बोला, क्या हुआ ऐसा, और क्या बात बोल रहे हैं। एक ही इल्ज़ाम है बार बार कि वो चिल्लाते थे, झगड़े होते थे। ये क्या इल्ज़ाम हुआ? अगर आप वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा कौन चिल्लाता था और अच्छा, आप सोसाइटी की बात कर रहे हैं। आपकी सोसाइटी में झगड़े होते हैं जब मीटिंग होती है? नहीं, ऐसा हर परिवार में सोसाइटी में होता तो है। वही कहने का मतलब है। अगर तो ये कारण काफ़ी है क्या रिजाइन दे देने की? सोसाइटी में जो आपस में थोड़े बहुत मतभेद होने की वजह से जो बहस होता है, उसके लिए क्या सब अपना रेजिग्नेशन दे के बाय बाय टाटा चले जाते हैं और दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं? जब तक कोई घपला ना हो। साबोटाज। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। या आपके मुंह में जो बात है सही बात है। आई मीन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो, डेस्परेशन, कुछ भी। आई मीन बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। नहीं, पर वो खुद बोल रही ना, लेके आए थे ये सोच के ये सारे बिजी एक्टर्स हैं, दे आर वेरी कंटेंट इन देयर लाइफ, इनको क्या ज़रूरत है। मुझे भी बोला गया था कि आप ये महीने में 2-3 महीने में कभी भी आके मुंह दिखा देना। तो लिटरली हम सब ये जो चल रहा है खेल, ये सिर्फ इन लोगों के आने के वक्त से नहीं चल रहा है। इनके आने से पहले हम लोग थे, और हम लोग कितने साल से थे? 7 इयर्स से। तो तब भी तो झगड़े होते थे, क्योंकि पद्मिनी और टीना जी बात करेंगे जरा। टीना जी प्लीज आप बोले इस बार। अच्छा, जय जी एंड टीना जी, एक और बात मैं बताना चाहूँगी। एक और चीज़ उन्होंने बोली कि जिनको देखो वो शो कॉज नोटिस दे देते हैं। मतलब हमने आने के बाद देखिए, जो लोग हमारी संस्था के विरुद्ध में या हमारे ईसी मेंबरों के या मेंबरों के विरुद्ध या कुछ गाली गलौज कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, तो उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि आपको शो कॉज नोटिस देना पड़ता है, जिसमें उनको आके अपना पक्ष रखना पड़ता है, अपना एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है।
अब दूसरा कोई लेटर नहीं जा सकता उनको कि अगर मैं चाहूँ कि आइए प्लीज़, ये आपको मैं ये लव लेटर भेज रही हूँ, आप आइए और प्लीज़ अपने आप को हम सब के सामने आके हमें एक्सप्लेनेशन दीजिए। ये वर्ड लिखा है कि आपको शो कॉज नोटिस देना पड़ता है, कि आपको आके अपना पक्ष रखना पड़ता है। तो अब शो कॉज नोटिस मतलब उसको लेकर इतना बड़ा बवंडर बना के रखा हुआ है। और जैसे आपने कहा, 2 लोगों को आज तक हमने सिंटा से निकाला है। एक ऐसा कलाकार है जो पिछली 3 कमेटीज पहले 2 बार निकाला गया था, 2 बार आप लोग निकाल चुके थे। तो आप सोच सकते हैं वो रिपीटेड ऑफेंडर, ऐसा खतरनाक और गंद किस्म का बातें करने वाला आदमी था। Well, we can't disclose the name. Let's not do that. So something what Tina जैसे इनसे फायदा हो जाएगा अपना